5 trending business you can say. क्या सिर्फ लाइसेंस से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नो, अभी तो आपको बहुत इतना वास्ट और वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। दुबई में अगर आप सेटअप कर रहे हो, इनिशियल कॉस्ट किसी को भी अपना बिजनेस खोलना है दुबई में, सो एटलीस्ट उसको 100 to 200,000 का बजट तो अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे? 2000. एग्जैक्टली जब वही हैप्पी क्लाइंट जब अपना बिजनेस रैप अप करता है कि नहीं रूपा मैं बंद कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हम लोग हमेशा एक कॉल करते हैं और कि बिजनेस में ये 4 पी चाहिए: प्लानिंग, पीपल, पैशन और Hello everyone, welcome back to Greedy Talks. Today we have special episode celebrating a woman's day and I have an inspiring guest Rupa with me, a powerhouse entrepreneur who has built a businesses not just in Dubai but in multiple countries. We will be talking about her journey as a woman in business and sharing her inspiring story and answering the most common questions people have about starting a business in Dubai. Welcome Rupa in our show. Thank you Havna for inviting me. It's pleasure to have you here. Same here, even I'm looking forward to this. Before starting about the business setup and things in Dubai, we would really like to know about your story back, like how you started, what was your journey behind, when you think like, okay, this is the right time to start your business Right. journey. राइट, सो कहाँ से शुरू करूँ मैं भावना? लाइक चाइल्डहुड या माय दुबई जर्नी? व्हाट वुड यू लाइक टू नो? आई मीन मुझे आपका बचपन से जो आपकी स्टोरी है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही। आई थिंक आई हैव हर्ड योर स्टोरी बैक, लाइक कि बचपन में आपने कितना कुछ कैसे आपका बैकग्राउंड रहा, कैसे आपने स्टार्ट किया, तो वो सारी स्टोरी मैं चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस सुने एंड सी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। सो मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से हूँ। उस जगह का नाम है कुल्टी। बहुत ही अजीब नाम है कि बट उस जगह को कुल्टी बोलते हैं। एंड माय फादर वाज़ एन इंजीनियर। 3 बहनें हैं हम और अच्छा खासा गुड अपर मिडल क्लास फैमिली ऐसा बोल सकते हो। माय फादर वाज़ अ केमिकल इंजीनियर। ओके। सडनली व्हेन आई वाज़ इन क्लास 9 और आई थिंक हमने रियलाइज़ भी नहीं किया ही हैड सम लंग्स इश्यूज़, अस्थमा, ही वाज़ सफरिंग विद अस्थमा। But suddenly we got to know that his lungs are damaged and suddenly the news आई that he's no more. ओके, सो वो थोड़ा-सा एक वो मेरी लाइफ का आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। अदरवाइज़ तब तक तो मैं एक बहुत स्टूडियस फर्स्ट बेंचर गर्ल थी, डॉक्टर बनना था मुझे, ड्रीम सेट थे, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, फन लविंग भी थी, सो इट वाज़ अ डिफरेंट लाइफ। द देन मुझे लगा ओके, ये क्या हो गया? अब मुझे क्या करना है? ऑब्वियसली माय मॉम वाज़ अ हाउसवाइफ, बोथ सिस्टर्स वर वेरी यंग, क्लास 2 में या क्लास 4 में होगी। ओके, एंड देन चलो फिर भी लाइफ चलने लगी। वी थॉट ओके, किसी के जाने से तो ज़िंदगी रुकती नहीं है। थिंग्स नेवर वेंट लाइक बिफोर, कुछ भी सेम नहीं था, सब कुछ डिफरेंट हो गया था। एंड देन मेरे को रियलाइज़ हुआ विदिन अ ईयर कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है और अभी बेसिक नीड्स के लिए भी प्रॉब्लम है। मुझे लगा अभी किसी को तो घर में अर्निंग करना पड़ेगा। आई सॉ माय मदर स्टार्टेड डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सिलाई, कढ़ाई, ये वो। सडनली इंजीनियर की वाइफ थी, मज़े में लाइफ था, अभी अचानक से ये सब कर रही है तो ऑब्वियसली यू फील कुछ। मुझे लगा कि पापा के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मदर पे हाँ, आई। तो मेरी ऑब्वियसली मेरा मन तो पढ़ाई में और कहीं लगेगा नहीं। तो मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, आई कैन नॉट सी माय फैमिली फॉलिंग लाइक दिस। मेरे को वो टाइम नहीं चाहिए कि ये ऐसा कोई टाइम देखे। एंड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ जब एक दिन अचानक से हमें पता चला कि घर मॉर्टगेज पे है और बैंक से आया कि भई घर अब लोन पेमेंट नहीं हुआ है, अभी घर जाएगा। और क्या होता है, पहले पेरेंट्स होते थे वो शेयर नहीं करते थे ना कि बहुत कुछ, तो पता ही नहीं होता क्या पेपर कहाँ है, क्या नहीं है। स्पेशली क्या होता है कि इंडिया में तो बच्चों को मतलब लड़कियों को बहुत ऐसा रखा जाता है कि यार नहीं, बस इनकी पढ़ाई हो, एग्ज़ैक्टली, एजुकेशन हो और एक अच्छे घर में शादी हो जाए, तो उनको लगता है कि बस पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्ज़ैक्टली, जब लड़की मुझे लगता है जब लड़कियाँ पैदा होती है ना, तब से वो प्रिपेयर करने लग जाते हैं उस चीज़ के लिए। एग्ज़ैक्टली। तो बस आई थिंक उस दिन से मेरी जर्नी शुरू हो गई जब मुझे लगा ये छत भी चली जाएगी। और जब बैंक मैनेजर के पास गए, हम तीनों बच्चे माइनर हैं भई, वेव कुछ किया जाए लोन का। तो उन्होंने कहा कि भई लोन तो आपकी मम्मी के नाम पे, घर आपकी मम्मी के नाम पे, अभी आपके पापा मरे, मम्मी मरेगी तब आना वेव ऑफ करने। हो सकता है वो बोलना कुछ और चाह रहा था, वो लॉजिक कुछ और समझा। वो कहते हैं जब आपको चोट लगी होती है तो आप हर चीज़ नेगेटिव वे में लेते हो। बट इट वाज़ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। उस दिन और उसी वक़्त मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को अपने ड्रीम्स चेंज करने हैं, मेरे को अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी है, मेरे को अपने गोल्स चेंज करने हैं।
और उस दिन से मेरे को कमाने का शुरू हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड विथ वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से लेके पहले दूध वाले का बच्चा, सब्जी वाले का बच्चा, उनको बोला मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। मुझे लगा मुझे पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मैं पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। फिर धीरे-धीरे बात फैलने लगी। आई थिंक बाय द टाइम व्हेन आई वाज़ इन क्लास 10-11 आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी 60-70 बच्चे थे, जो घर पे आते। सुबह 6 बजे से ट्यूशन शुरू होते थे, रात 9:30 बजे तक ट्यूशन्स चलते रहते थे। सो दैट इज़ हाउ मेरा टीन्स गुज़रा। एंड देन जैसे ही मैंने 12th खत्म किया, उस समय कॉल सेंटर्स का बहुत ट्रेंड था। मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, कलकत्ता चली गई मैं। फिर कॉल सेंटर्स में मैंने यूके शिफ्ट किया, यूएस शिफ्ट किया, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया। काफ़ी ट्रेनिंग मिली उस वक़्त, सो वहाँ पे हर कुछ बेचा हमने, टूथब्रश से लेके, पिज़्ज़ा से लेके, वो एक अलग टाइम था कॉल सेंटर्स का, जब हर चीज़ फ़ॉरेन में यहाँ से बिक रही थी और इंडिया से कॉल सेंटर्स वाले कॉल कर रहे थे। तो 3-4 साल मेरा करियर कॉल सेंटर्स में रहा। सडनली एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने ऐड देखा कि स्पाइसजेट एयरलाइंस इज़ रिक्रूटिंग, और उस समय एयरलाइंस का बहुत ट्रेंड आया था, सारी लड़कियाँ। अब ऑब्वियसली मेरे पास कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस था, बट मुझे पता नहीं शौक हुआ कि चलो वीकेंड है, आज छुट्टी है ऑफ़िस की, कुछ करना नहीं, कुछ मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक है, एक्सपीरियंसेस गेन करने का बहुत शौक है। तो मैं चली गई इंटरव्यू देने। और पूरा हॉल भरा था लड़कियों से, अरे 2500 2000 2500 लड़के-लड़कियाँ होंगे इंटरव्यू देने के लिए, और सब बिल्कुल टिप टॉप, पूरे फ्रैंक फिन, फ्लाइंग कैट कहाँ-कहाँ से। मुझे लगा भाई यहाँ तो मेरी एक फ्रेंड तो वापस चली गई कि मैं तो नहीं जा रही अंदर। तो मैंने बोला आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन की? आई मीन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कोई पहले प्रिपरेशन और समथिंग? कहाँ से करेंगे? उस समय वो इंस्टीट्यूट्स पैसे चार्ज करते थे, लाइक 1-1 महीने, 2-2 महीने के वो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए वो फीस होते थे। भई उस समय लग्ज़री थी, ये सब पढ़ना। आई मीन बहुत ट्रेंड में था उस टाइम बहुत और ट्रेंड में था। प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती थी। एग्ज़ैक्टली, तो ऑब्वियसली मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, बट मैंने बोला चलो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, मैं इंटरव्यू तो दे के जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है। और दिन फिर इतने सारे लोग थे, 25-25 के लॉट में इंटरव्यूज़ हो रहे थे, 2 एचआर थे। उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। अभी 25 लोग बैठे हैं, तो मैं सबसे आगे सीट पे थी और सबसे पीछे सीट से इंटरव्यू शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन देना था सबको अपना, और उन्होंने गाइडलाइन बता दिया था, इतने मिनट में ही देना, ये बताना। जब पहला बंदा उठा और उसने बोला, हेलो माय नेम इज़, कुछ अजीब-सा कुछ बोला, बस मेरा कॉन्फिडेंस वहीं वापस आ गया कि अच्छा भाई, सब यहाँ पे भले ऊपर से कुछ भी है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास हर कुछ है, तो मेरे पास कम्युनिकेशन है, तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलूँगी। तो मैं वेट करने लगी, और टच वुड वैसे इंटरव्यू होते-होते 6 राउंड्स हुए, और फिर मैं स्पाइसजेट में मेरी जॉब लग गई, मैं दिल्ली चली गई। एंड देन उसके बाद से बस ऐसे ही जॉब्स करते-करते, विदिन इसके बाद स्पाइसजेट के बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज़ अ काउंसलर। फिर बिज़नेस डेवलपमेंट, फिर एडमिशन्स हेड। सो मैंने आचार्य, टास्मैक, निलाई इस तरह के कॉलेजेस में काम किया एज़ अ एडमिशन्स हेड। सो आई यूज्ड टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम नेपाल, भूटान, एंड आई टू ब्रिंग स्टूडेंट्स टू इंडिया टू स्टडी डिफरेंट कोर्सेज़, लाइक जैसे इंजीनियरिंग हो गया, और अलग-अलग तरह के कोर्सेज़। तो ये मेरा बहुत बड़ा रोल आपने ये इस टाइम पीरियड में जो सीखा वो सेल्स सीखा है एंड व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी बिज़नेस में जाते हो तो। एब्सोल्युटली सेल्स एंड मार्केटिंग, वो उस दौर, और उस समय उतनी लड़कियाँ होती नहीं थी। तो जब हम बाहर, मेरे बहुत आउटसाइड विज़िट्स होते थे, एग्ज़िबिशन्स होते थे अक्रॉस इंडिया। अब कहीं भी मैं जाती थी, अ, भरे होते थे लड़कों से, और और शायद प्रेफ़रेंस मिलती थी लड़कियों को उस टाइम। पूरे 400-500 क्राउड में आई थिंक 1 या 2 लड़कियाँ होंगी, और उसमें मैं एक होती थी एक स्टॉल में। तो या उस समय चैलेंजिंग तो था, क्योंकि इतना ट्रैवल ट्रैवल मतलब लड़कों के लिए भी इतना चैलेंजिंग होता था वो ट्रैवल करना, और एग्ज़िबिशन कहीं भी हो सकता है, इवन लाइक जैसे बिहार से काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्रूट होते थे। तो बहुत बार आरा, मुज़फ्फरपुर ऐसी जगहों में अचानक से 500 के क्राउड में मैं अकेली लड़की हूँ, और अजीब-अजीब इंसिडेंट्स होते थे वहाँ पे। तो मुझे अभी भी याद है, एक बार एग्ज़िबिशन खत्म करके मैं रात को थी, और सडनली मेरे डोर पे कोई नॉक कर रहा है, पता नहीं कोई पी के। तो ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कभी ट्रेन छूट गया, टीटी बोल रहा है अभी उतरो अब नेक्स्ट स्टेशन में। सो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग कम्स विथ इट्स ओन अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और उस डर से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेल्स मार्केटिंग में नहीं जाती थी, स्पेशली जो जहाँ पे आउटडोर ट्रैवल होता था, क्योंकि इंडिया उस वक़्त इतना सेफ था नहीं फॉर वुमेन। ना और काफ़ी पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते थे एग्ज़ैक्टली। कि यार सेल्स में जाना मतलब हर तरह के लोगों से बात करना। अब वो थोड़ा पेरेंट्स को लगता था कि नहीं यार इट्स नॉट सेफ और कॉल्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। आई मीन किस तरह की बातें होती है तो उन चीज़ों को मेंटेन करना वो अलग ट्रिकी पार्ट होता था तरह के ये। बट मुझे लगता है मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, कि वो जो, कोई मुझे तो करना ही था, अब कोई ऐसा नहीं था, मुझे डर नहीं लगता था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और वेल पेड जॉब्स होते थे, इंसेंटिव्स भी होते थे, तो मैं वो छोड़ नहीं सकती थी, मुझे घर चलाना था। बट एट द एंड मुझे लगता है आज जब मैं व्हेन आई सी बैक, मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत काम आए।
आप जितने लोहे में तपोगे वो ना उतना सोना जितना खरा होता है। आई थिंक चैलेंजेस मैं बोलती हूँ हमेशा सबको कि चैलेंजेस जो है ना वो लाइफ में ब्लेसिंग्स है। आपको उस टाइम लगता है कि बहुत टफ टाइम है मेरी लाइफ का और व्हाई मी बाय मी। हमेशा मुझे ही क्यों मतलब ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे मीना कुमारी सिंड्रोम है, सारी ट्रेजेडीज़ मेरे साथ ही होने हैं। बट या टच वुड वो आज जो भी अब हमारी पर्सनैलिटी, हमारा नॉलेज जो ये हम बेस्ट जो निकल बन के आते हैं ना, हाँ, एग्ज़ैक्टली वो उस चीज़ से निकल के आते हैं। और ये जॉब करते-करते फाइनली जो लास्ट कॉलेज जहाँ मैं जॉब कर रही थी वो रांची में था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उन्होंने अपना एक कंपनी सेटअप किया दुबई में। इट वाज़ सॉफ्टवेयर और ईआरपी सेल्स करते थे वो। तो वो मेरा पहला जॉब था दुबई में। उन्होंने मेरे को एज़ अ पायलट टीम भेजा इन बिज़नेस डेवलपमेंट। ओके एंड आई वाज़ टारगेटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हियर एंड ट्राइंग टू सेल क्लाउड ईआरपी। और उस वक़्त दुबई के स्कूल कॉलेजेस क्लाउड ईआरपी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्योंकि तब तक कोविड नहीं आया था, सेफ्टी कंसर्न्स होते थे, उनको इन हाउस सर्वर चाहिए होता था। तो समहाउ वो उतना चला नहीं, 1 साल में वो रैप अप हो गया। एंड देन बाय द टाइम उस 1 साल में मैं अपनी बहन को ला चुकी थी यहाँ पे। उस वक़्त अपने सो कॉल्ड जो भी मेरे हस्बैंड है, वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को ला चुकी थी। तो सब यहाँ आ चुके थे, तो मुझे लगा कि अब मैं आई विल स्टे बैक। और ऑब्वियसली दुबई मुझे बहुत अच्छा भी लगा था कंपेयर्ड टू इंडिया। हाँ, दुबई आने के बाद अगर आप दुबई में रह रहे हो तो यू लाइक द लाइफ़स्टाइल एंड और स्पेशली फॉर अ वुमन सडनली आप एक लड़की जो यहाँ पे रात को 12-1 बजे निकल सकती है, कहीं भी बैठ के बात कर सकती है, रात को एयरपोर्ट जा सकती है, रात को ग्रोसरी कर सकती है, तो ऐसी ज़िंदगी कोई भी वुमन नहीं छोड़ना चाहेगी। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है वुमेन्स के लिए या कि आप यहाँ काम करो और ऊपर से मल्टीनेशनलिटीज़ जो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा स्कोप मिलता है आपको काम करने के लिए अलग-अलग देशों के साथ। एब्सोल्युटली। तो ये ऐसे मेरा दुबई का करियर स्टार्ट हुआ एंड देन 2017 फाइनली आई टूक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग माय ओन बिज़नेस। वैसे तो लाइक फैमिली से हम लोग वी ऑल आर सर्विस क्लास पीपल, यू नो, ऐसा बिज़नेस कोई फैमिली या जनरेशन में कुछ था नहीं। तो आई थिंक आप ही फर्स्ट लेडी होगी घर की जो इस बिज़नेस को यहाँ तक लेकर आए। यस। बट क्या हुआ कि सडनली जॉब करते-करते क्या हुआ ना, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी बिकॉज़ दुबई उस वक़्त ऐसा था, बहुत एम्प्लॉयी मार्केट था, एम्प्लॉयर्स मार्केट था। तो एम्प्लॉइज़ को बहुत सारी चीज़ें होती थी जहाँ पे भई अब कॉन्स्ट्रेंट्स है, टाइमिंग आपको इतने बजे आना है, आप ओवरटाइम कर रहे हो, कभी आप लेट आ रहे हो, आपके पैसे कट रहे हैं, घर पे कोई बीमार है, आप जा रहे हो, आपको कॉल आ रहा है, आप वापस आ जाओ। तो वो जो एक फ़ेज़ आया जहाँ पे, और मैं बहुत बहुत ही फैमिली लविंग पर्सन हूँ। जब मेरी मम्मी को पता नहीं उनकी एक्सीडेंट हुआ था इंडिया में और मैं गई थी। मुझे भी याद है उस समय नोटबंदी हुआ था, टाइम से वेरी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे चीज़ों को मैनेज करने में वहाँ पे। और यहाँ पे कॉल्स आए जा रहे हैं, भई ऑफ़िस आना है, मम्मी इधर हॉस्पिटल में आईसीयू में है और ऑब्वियसली वहाँ पे पापा, भाई कोई है नहीं मेरा उनको टेक केयर करने का। तो वो जो चैलेंज था ना, उस सिचुएशन में आई थिंक सडनली कहीं से कुछ ऐसा स्ट्राइक हुआ कि मुझे कुछ अपना करना है। मुझे ये टाइम को खुद ओन करना है। यू नो, वो कहते हैं ना, जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके टाइम, आपकी बॉडी, आपका माइंड कुछ भी आपका नहीं है। आपके शरीर को वहाँ रखना है जहाँ आपका एम्प्लॉयर चाहता है। आपको वो सोचना है जो कंपनी चाहती है और ऑब्वियसली आपका टाइम भी आपका नहीं है। हाँ, तो मुझे लगा नहीं, आई थिंक आई नीड टू ओन इट। आई हैव लव्ड माय लाइफ एज़ एन एम्प्लॉयी। मैंने जस्टिफाई किया बट देन मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम। आई थिंक नाउ आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। एंड देन आई स्टार्टेड 2017 बहुत सोचने के बाद। और ऑब्वियसली जब आप अचानक से ऐसा सोचते हो और आपके पूरे सर्कल में सब जॉब कर रहे हो, तो सब क्या बोलते हैं, "अरे! क्या कर रहे हो? मत करो।" एवरीवन इज़ लाइक व्हाई यू वांट टू टेक अ रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी गलत डिसीजन है। बिकॉज़ आप एक बहुत सेफ प्लेटफ़ॉर्म पे होते, एक बहुत सेफ यू कैन से एक सेफ बॉक्स में होते, जहाँ से बाहर निकलना मतलब नए लोगों से मिलना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और रिस्क लेना बहुत तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि भई कम्फर्ट क्यों ही खराब कर रहे हो? व्हाई यू वांट टू टेक द रिस्क? यू हैव अ गुड सैलरी, अच्छा खासा घर चल रहा है, नई जगह हो आप दुबई के अंदर, नॉट इन इंडिया कि भई ठीक है कुछ होगा ऊपर-नीचे तो मैनेज हो जाएगा। और मुझे लगता है इसका एक ये भी रीज़न है क्योंकि बचपन से मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस थ्रो हुए ना लाइफ ने, अब वो चैलेंजेस हैंडल करते-करते ना मेरा रिस्क एपेटाइट शायद बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब दुबई में आके एकदम आराम का जॉब, आराम की लाइफ, तो शायद मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो मुझे चैलेंज चाहिए। कुछ वो चैलेंजिंग चाहिए कि जब हम जॉब में होते हैं ना तो हमको एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, यू हैव टू जस्ट लाइक दिस या कि बस यही काम करना है, यहाँ भी मत देखो यहाँ पे भी मत देखो, वेरी ट्रू। वैसे हो जाता है। तो अपने को लगता है कि नहीं यार वी आर समथिंग है वुमेन्स का जो होता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना। मल्टीटास्कर्स जो होते हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट काम को करना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज देखना। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगा मुझे अपना स्टार्ट करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड ब्लैक स्वान इन 2017 एंड देन आई ऑनबोर्डेड माय हस्बैंड आल्सो एज़ अ को-फाउंडर। सो वी बोथ टुगेदर स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑफिस इन अबू हिल, छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया था। एंड देन
पता नहीं कैसे धीरे-धीरे 1, 2, 3, 4 करते-करते आज 60 एम्प्लॉइज़ हो गए। अभी दुबई में हमारा ऑफ़िस है, ओमान में है, सऊदी में है। वी हैव 3 ब्रांचेज़। वी डाइवर्सिफाइड इंटू बिज़नेस सेंटर्स। अभी हमारे कोवर्किंग स्पेसेस भी हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम स्पैन में बिल्कुल ऐसा फिंगर क्लिक के बाद हो गया। मैंने समझा हर 2 साल में आपने ग्रोथ किया है। हाँ, 2017 we started Dubai office. 2019 we started Oman office. 2020 we started our first business center. 21 में we started our second business center. 2022 में we started our Riyadh office. और this year we started our India office. दैट्स नाइस, आई मीन कांग्रेचुलेशन फर्स्ट फॉर दैट। थैंक यू। बहुत अच्छा ग्रोथ किया है आपने अपनी बिज़नेस में। तो आई मीन मेरे को ये था कि बिज़नेस सेटअप दुबई के अंदर बहुत कॉमन है। आपको हर हर बिल्डिंग में आपको 10 से 15 लोग मिल जाएँगे कंपनीज़ जो बिज़नेस सेटअप कर मशरूम्स की तरह ही। या तो इतना टफ कॉम्पिटिशन मार्केट आपने क्यों चूज़ किया? तो उस वक़्त ये इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। उस वक़्त बिज़नेस सेटअप बहुत नीश था, सर्विस फ़ी बहुत अच्छी चार्ज की जाती थी। लोकल स्पॉन्सर का रिक्वायरमेंट था, तो एक्सपैट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कंसल्टेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं इमीडिएटली तो कोई लोकल से उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो जानी है। तो पीपल आर वेरी डिपेंडेंट ऑन कंसल्टेंट्स। सो आई थिंक वो बिज़नेस सेटअप का गोल्डन पीरियड था। बहुत ही सुनहरा टाइम था। बहुत ही रेम्युनरेटिंग बिज़नेस था, बहुत ही अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल पेइंग बिज़नेस था। बट ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हुई जब सबसे पहले जब लोकल स्पॉन्सर रिमूव हुआ कि लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत हद तक लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस डिजिटलाइज़ हो गए। डीडी डिजिटल हो गया, फिर ऑनलाइन ई ट्रेडर लाइसेंस आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें जब एक्सेस ईज़िली हो जाती है, लोग जब कस्टमर को जब डायरेक्टली ऑब्वियसली इसलिए कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड डिस्टर्ब करता है मार्केट को। तो वो जब उनको चीज़ें इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलने लगी, एक्सेस आसानी से मिलने लगा, एक फिंगर क्लिक पे सेटअप कर सकते हो, तो धीरे-धीरे डिमांड घटने लगा। ओके। लेकिन डेफ़िनेटली दुबई जिस तरह से अपने आप को प्रमोट करता है और दुबई अपना जो एग्ज़ाम्पल सेट करता है बाय डूइंग थिंग्स, चाहे वो एक्सपो 2020 हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो साइंस म्यूज़ियम हो, तो पूरी दुनिया लोग तो यहाँ आते रहते हैं और जब तक लोग आते रहेंगे बिज़नेस सेटअप का बिज़नेस चलता रहेगा। एक तरह से ये अच्छा भी हुआ क्योंकि पहले इट वाज़ लाइक कुछ लोगों के पास एक्सेस था, नॉलेज है, बट अभी क्या है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो क्योंकि नॉलेज तो पिक्चर से निकल गया। थोड़ा बहुत है बट लोगों को एक्सेस बहुत ईज़िली एक्सेस है सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। दुबई बहुत ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए वर्ल्ड में नंबर 16 है। तो उसके लिए दुबई ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कोई भी एक्सपैट आके आराम से खुद से अपना बिज़नेस सेटअप कर सकता है, जो बहुत अच्छी बात है दुबई की। बट अब कंसल्टेंट्स पिक्चर में कहाँ आते हैं? आप वैल्यू क्या ऐड कर सकते हो? आप दे क्या सकते हो? तो डेफ़िनेटली मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मज़ा भी वहीं आता है बिकॉज़ वैल्यू क्रिएशन इज़ माय गेम। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं खेल सकती हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वैल्यू क्रिएशन में आपको बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है। हुँ। आपका ईक्यू हाई होना चाहिए। मैं कभी क्लेम नहीं कर सकती मेरा आईक्यू हाई है या बट हाँ, ईक्यू मेरा बहुत हाई है। तो अगर बात वैल्यू क्रिएशन पे हो रही है बिज़नेस में, तो मुझे लगता है फिर मेरे कॉम्पिटिटर्स में मेरा एज है। हुँ। तो डेफ़िनेटली देन आई एम लाइकिंग द गेम। बट डेफ़िनेटली ये है कि लोग बहुत आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वज़ह से डेफ़िनेटली प्राइसेज़ बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखते हैं ऑनलाइन आई आल्सो सेट अप माय बिज़नेस। 5000 दिरहम, 6000 दिरहम। यस। तो जब मैंने फर्स्ट सेटअप किया था तो वी वॉक इनटू सम प्रॉपर कंपनी। तो कंपनी में क्या क्राइटेरिया है, आपको या तो ये छोटी-छोटी शॉप्स मिल जाएगी जो बोलते हैं हम बिज़नेस सेटअप करते हैं। दे विल टेक लॉन्ग टाइम्स, पेपर वर्क बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं और एक क्लैरिटी जो मिलती है ना बिज़नेस ओनर्स को क्लैरिटी नहीं मिलती। ठीक एग्ज़ैक्टली है? वहीं पे कंसल्टेंट्स की वैल्यू आती है यस। कि वो वही कर रहे हैं, वो आपका टाइम बचा रहे हैं, हुँ। आपका एफर्ट बचा रहे हैं और आपको गलतियों से बचा रहे हैं। हाँ, क्या आप तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विथ सम प्रोफेशनल कंपनी। हुँ, तो जो मैंने इनिशियली एक्सपीरियंस किया था कि पहले हम गए किसी नॉर्मल शॉप के पास जो आपके शायद कुछ रुपए बचा देगा, लेकिन जब आपका पेपर वर्क स्टार्ट होगा यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, आपको समझ नहीं आएगा कि यार किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। वेरी ट्रू। उसके बाद द सेम टाइम वी मूव टू द अदर कंपनी जो थोड़ा प्रोफेशनल पूरा सेटअप लेके बैठी थी, व्हिच इज़ वेरी गुड इमेज, राइट। हियरिंग गुड इमेज इन दी दुबई। तो जब हमने उनके साथ काम किया एंड वी गो विथ आवर बिजनेस सेटअप, तो एक होता है ना एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस, एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टाइम टू टाइम गाइडेंस यू आर गेटिंग।
तो एग्ज़ैक्टली। वो चीज़ ना वो एक्सपीरियंस बहुत सही हो गया। तो एग्ज़ैक्टली वही दैट्स द वैल्यू ऑफ कंसल्टेंट। वो आपकी ज़िंदगी में ईज़ लेके आता है। आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप जिसमें अच्छे हो आप उस पे फ़ोकस करो। दे टेक केयर ऑफ ऑल दैट हैसल, क्योंकि एक न्यू कंट्री में जाना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। बहुत आप आई एम श्योर जो भी एंटरप्रेन्योर है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करके वो एक दूसरी कंट्री में लॉन्च करने जाता है। चाहे वो वेल ऑफ कंपनी ही क्यों ना हो, उनको भी बहुत बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे बोर्ड मीटिंग्स के बाद एक कंक्लूजन होता है कि हम अब एक्सपैंड करेंगे टू अनदर ग्लोबल मार्केट और टू अनदर कंट्री। तो वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं और उसमें सडनली अगर आके 1-2 जगह भी मिस्टेक्स हो जाए, जब बिगिनिंग थोड़ी-सी खराब हो जाती है ना, तो क्या होता है पूरी जर्नी डिले हो जाती है, आपके गोल्स डिस्टरप्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें डिलेट होने लगती है, वो पूरा डोमिनोज़ इफ़ेक्ट हो जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जब नई कंपनीज़ मूव करती है तो उनका प्रॉब्लम होता है कि फंडिंग। उनका एक स्पेसिफिक एक टाइमलाइन होता है बिज़नेस का कि हाँ, इसमें बिज़नेस सेटअप होगा तो वी विल स्टार्ट द ऑपरेशन राइट, बिकॉज़ एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एज़ वेल। एवरी डे इज़ अ वन कॉस्ट बिल्कुल, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो एक जो प्लानिंग होती है वो पूरी हिल जाती है। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली दैट्स द रीजन व्हाई पीपल शुड नॉट फॉल फॉर दिस एड्स 5,000 6,000। मेरा कहना है, अगर बिजनेस सेटअप करने आ रहे हो तो माइंड थोड़ा ब्रॉड करके आपको आना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू नो दैट यू विल हैव टू गो विद द एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट बिजनेस सेटअप। आप जब एक न्यू कंट्री में कुछ भी नई चीजें कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छी बात है, आप लर्न करते हो, बट क्या आप उतना टाइम अफोर्ड कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो कोई बात नहीं, बट फॉर अ बिज़नेस ओनर टाइम इज़ मनी। अब हम सब अपने-अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं कि भई 1 घंटे में अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं वो करता जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं कितना कमा लेता। ट्रू, ट्रू। टाइम्स ए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में जो जो बोलते हैं ना समझदार बिज़नेस ओनर है वो बोलेगा कि यार आप 500 एक्स्ट्रा ले लो, बट प्लीज़ गिव मी एवरीथिंग हसल फ्री। एग्ज़ैक्टली। तो सिमिलरली एज़ कंसल्टेंट भी हमारा टारगेट ऑडियंस वो क्लाइंट है ही नहीं, जो खुद से सेटअप कर सकता है, जिसके बजट कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो बिकॉज़ वो हमें भी पता है कि हम उनको यही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बिकॉज़ अभी फ्री इन्फॉर्मेशन है, वी कैन गाइड देम, दे कैन सेट अप बाय देमसेल्व्स। हमारा टारगेट वो क्लाइंट है जिसके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जिसको वो रिसर्च नहीं कर पा रहा है, जिसको वो एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, या फिर जिसके पास टाइम नहीं है, वो आपका टाइम उधार लेना चाहता है, या जिसको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए। या तो ये दिस इज़ व्हाट आवर क्लाइंटेल इज़, दिस इज़ आवर टारगेट ऑडियंस जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे एड्स देखे ऑनलाइन 5,000 में कमी 5,000 नहीं इवन आई वाज़ सीइंग द एड कि यू हैव टू पे फॉर 1 डे 150 और 49 दिरहम एंड यू कैन स्टार्ट योर बिज़नेस। राइट। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एब्सोल्युटली ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। ऐसा नहीं, कुछ जगह पे जैसे कुछ फ्री ज़ोन्स है या कुछ प्लेसेस है वो ऑफर्स निकालते हैं कि लाइसेंस इन 5,000 6,000। बट द क्वेश्चन इज़, क्या सिर्फ लाइसेंस से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा? नो, अभी तो आपको बहुत उसके साथ जुड़े हुए कंप्लायंसेस है। तो जब आप बिज़नेस एट द मोमेंट जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या लाइसेंस लेने की सोच रहे हो, तो आपको पूरा पैकेज देखना पड़ेगा। पैकेज इन द सेंस, आपको अपना लाइसेंस लेना है, आपको वैट रजिस्ट्रेशन करना है, आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपने इमिग्रेशन कार्ड्स रेडी करने हैं। अगर आपको एम्प्लॉय करना है तो आपको लेबर कार्ड रेडी करना है, अपना वीज़ा करना है, अपना वीज़ा करना है, बैंक अकाउंट खोलना है। तो ये दिस इनिशियल सेटअप इज़ अ टोटल प्रोसेस। ये पूरा बुके है। ये वही हो गया कि मैं सिर्फ़ बुके सेल करती हूँ, बट मैंने बोला गुलाब ले लो ₹5 में, गुलाब ले लो ₹5 में। और जब आप अंदर आए बोले नहीं, गुलाब तो नहीं मिलता, आपको लेना तो पूरा बुके पड़ेगा। हाँ, वो तो आपको 5 का पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, तो इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आई विल नॉट से, क्योंकि अच्छा कस्टमर को भी कुछ सस्ता दिखता है तो फिर वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप करता है और अंदर जाने के बाद अल्टीमेटली उसकी एपेटाइट तो है ही। जब वो बिज़नेस सेटअप करने की सोच रहा है दैट मीन्स ही कैन अफोर्ड। तो उसके बाद वो जाता है, फिर लोग धीरे-धीरे एक-एक करके अपने प्राइसेज़ कार्ड्स खोलते हैं, एक-एक करके प्राइसेज़ बताते हैं। दैट आल्सो गुड, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है मेरे को उसकी वज़ह से शायद मेरी सेल कम होती होगी। बट मुझे ब्लंट होना, ट्रांसपेरेंट होना और एक बार में सब कुछ बता देना ज़्यादा बेहतर लगता है कि बिकॉज़ मुझे लगता है वो बंदा अपनी बहुत सारी प्लानिंग इसके बेसिस पे कर रहा है। और मुझे लगता है इससे क्रेडिबिलिटी भी इफ़ेक्ट होती है कि मैंने आपको कुछ बोला ₹5 में, आपने आया, फिर हम बता रहे हैं अब ₹100 का हो गया। तो उससे फिर वो रिलेशनशिप, शायद अगर मैं आपसे काम करवा भी लूँ, आपकी सर्विस ले भी लूँ,
बट मैं फिर आपके साथ रिलेशनशिप मेरा बनना थोड़ा वही कम पूछा चांसेस कि है। शॉर्ट रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एग्ज़ैक्ट और ये जो बिजनेस है आई थिंक आपका, वो डिपेंड है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे। एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर कोई बंदा यहाँ पर आकर बिजनेस सेटअप कर रहा है तो इट्स नॉट अबाउट कि बस उसे लाइसेंस चाहिए। एब्सोल्युटली। कीप गेटिंग योर सर्विस अलोंग। हाँ, वो रिन्यूअल्स लेते हैं, वही। वीज़ाज़ देते हैं, एम्प्लॉयी के वीज़ा कैंसलेशंस होते हैं, न्यू वीज़ाज़ होते हैं, गोल्डन वीज़ाज़ होते हैं, फिर वही क्लाइंट्स एक्सपैंड करते हैं। तो जब हमने दुबई में सेटअप कर रहे थे, यहाँ पे ही क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आने लगी, तो एक क्लाइंट ने बोला, "रूपा मुझे ना ओमान सेटअप करना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, तुम जाके मेरा काम करके आओगी।" एंड ऐसे ओमान का आइडिया स्टार्ट हुआ था। मैं बस ड्राइव करके 4 घंटे की दूर है, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चले गए ओमान, सेटअप-वेटअप करके हम आ गए, तो हमने देखा भई ये तो सही है। चलो ऑफ़िस खोलते हैं, तो वैसे ही ऑफ़िस खुल गया। तो वो कहते हैं ना अपॉर्च्युनिटीज़ इधर-उधर से आती है, आप उसको ग्रैब करते रहो तो फिर उससे फिर न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू वेंचर्स होते हैं। तो ये उस तरह से स्टार्ट दैट्स होता व्हाई दुबई को बोला जाता है कि दुबई इज अ हब ऑफ है, हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्च्युनिटीज़ आए। आप बैठे हो और अगर राइट लोगों से मिल रहे हो तो यू विल कीप गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। आपको बस पता करना है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एंड गो फॉर इट। आई विल एब्सोल्युटली नॉट डिनाई जब मैं इंडिया में भी थी, मेहनत मैंने इंडिया में शायद जितनी मेहनत मैंने दुबई में की, शायद इंडिया में मैंने उससे उसका 10 एक्स किया होगा। बट उसके बावजूद जो मुझे ग्रोथ मिला वो शायद 2 एक्स होगा। बट दुबई में 5 एक्स मेहनत करके मुझे 15 एक्स रिजल्ट्स मिले। आई थिंक ईज ऑफ वर्किंग, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट एक तो काम मतलब लोगों को एक तो वेलकम करती है। मल्टी नेशनैलिटीज, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से हो तो आपको प्रायोरिटी कम मिलेगी, आप यहाँ से हो तो आपको वही मिलेगी। वो एक है यहाँ पे बिजनेस करना इजी है। आपको भी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है, टैक्सेशन बहुत लिमिटेड है। पहले तो टैक्स था भी नहीं, इट वाज ओनली वैट, राइट? एग्ज़ैक्टली। अभी कुछ आप बता पाओगे कि अभी कुछ टैक्स जो नए टैक्स हैं बिजनेस में आए हैं उसके बारे में आप कुछ बता पाओगे? सो सबसे पहले तो मैं ये टैप करना चाहती हूँ इस बात पे कि सचमुच ये रीज़न है कि मुझे दुबई, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पूरे दिन आप न्यूज़ पे नहीं हो, आज यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट बना के रखा है। सेकंड चीज़, देयर इज़ नो टॉलरेंस टू वायलेंस और एनी रॉन्ग थिंग्स, इसलिए यहाँ चोरी नहीं होती है, कोई छेड़ता नहीं है, कि आप पीस ऑफ माइंड से काम करते हो, कहीं भी बेधड़क जाते हो, कहीं भी कोई बिज़नेस करने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो फ्रीडम एंड सेफ्टी। अगर आप सेफ हो, आप फ्री फील करोगे और आप एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि वहीं पे बिज़नेस इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, जहाँ पे लोगों को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम है। Yeah, especially when you are a female in the industry, एब्सोल्युटली। of course you need freedom, safety, कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, you feel like safe। एग्जैक्टली और जिस तरह से दुबई एक मैग्नेट की तरह बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करता है एक स्ट्रैटेजी से, उससे सिर्फ दुबई का नहीं सबका भला होता है जो लोग इस दुबई में है, चाहे वो गल्फ फूड हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हो, चाहे वो कोई भी इवेंट आप ले लो, बट द वे दुबई इज पुलिंग द इंटरनेशनल क्राउड, इन्वेस्टर्स, IT पीपल, AI पीपल, इट्स रियली अमेजिंग। सो जो यहाँ पे है वो उसको उसका फल मिलता रहता है, जो भी दुबई आई मेहनत मीन कर 6 महीने तो आप अगर बोलोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड फेयर रहता है। एब्सोल्युटली तो वो कितनी डिफरेंट मिलियंस में फुटफॉल होती है, तो यू कैन इमेजिन कितना बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। लोग आते हैं और उनमें से काफ़ी लोग हैं जो प्लान करते हैं, ओके दुबई शुड बी, वी शुड हैव अ कंपनी इन दुबई, वी शुड ऑफिस इन दुबई, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दुबई में काम कर रहे हो, यू आर कनेक्टेड टू मंथली कंट्रीब्यूटर्स मल्टीपल कंट्रीज़ या या। और सबसे इसलिए मैं कहती हूँ ना दुबई स्टेज है और पूरी दुनिया ऑडियंस है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दुबई के स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, वो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। क्योंकि 136 कंट्री से लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं। ऑब्वियसली वो वर्ड ऑफ माउथ उनकी कंट्रीज़ में भी जाएगा। तो ये एडवांटेज आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुबई दे सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है। इनको मेहनत लगी वैसी बनाने में, बट ये इन्होंने उनको अप खुद को ऐसा बनाया है। तभी आज हम प्राइड लेते हैं बोलने में दैट वी यू सेटअप या इन दुबई। अच्छा, आपने जैसे अभी बहुत ट्रेंडिंग है गोल्डन वीज़ा, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट एब्सोल्युटली कि गोल्डन वीज़ा दुबई में आपको रेज़िडेंसी, आपको मतलब क्या बोलते हैं, सिटीज़नशिप नहीं मिल रही, बट नाउ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ गेटिंग गोल्डन वीज़ा राइट। व्हिच इज़ वैलिड फॉर 10 इयर्स। उसके बारे में आप कुछ बताओ? सो यू विल सी दुबई कितनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। सो दुबई ने पहले लोकल स्पॉन्सरशिप्स हटाई कि भाई 100% ओनरशिप हम अलाउ करेंगे एक्सपैट्स को।
उसके बाद ये सारे बिजनेसेस में 100% ओनरशिप है ना? 99% सारे बिज़नेसेस में 100% ओनरशिप अलाउड है। बिल्कुल 1-2 कोई बहुत एक्सक्लूसिव बिज़नेस हो, बहुत ही हाई सिक्योरिटी बिज़नेस हो, सिर्फ़ वहाँ पे लोकल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ 99% सभी बिज़नेसेस में आप 100% ओन कर सकते हो। नेम इट दैट बिजनेसेस कि हाँ, ये बिजनेसेस है जिसमें अभी भी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस फॉर लोकल स्पॉन्सर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैन पावर कंपनी कर रहा है या फिर कोई बहुत ही फ़ाइनेंशियल ब्रोकरेज या कुछ ऐसी बड़ी फ़र्म है हाँ, या कोई ऐसी बिज़नेस जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व्ड है तो मोस्टली वहाँ पे आपको लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आई थिंक लॉ फर्म्स में अभी भी देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ हाँ, लोकल तो स्पॉन्सर। हर जगह बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते, बट फॉर श्योर 99% ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिस मतलब मोस्टली सभी बिज़नेसेस आप विदाउट लोकल स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज दुबई हैव डन ग्रेट जॉब। एग्ज़ैक्टली। तो वो उन्होंने किया, दुबई ने किया, उसके बाद ओमान ने, सऊदी ने, सब दे ऑल केम अप विथ 100% ओनरशिप। तो पूरा जीसीसी एक साथ ग्रो हो रहा है, तो दुबई अकेले ग्रो नहीं हो रहा है, दुबई पूरे जीसीसी को लेके ग्रो हो रहा है। एंड देन वैट आया, like 5% वैट केम इन द पिक्चर। उसके बाद टैक्स आया, सो टैक्स इज़ ओनली 9%। तो आपका जो प्रॉफिट होगा 300,000 दिरहम्स के ऊपर, उसके ऊपर आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, व्हिच इज़ स्टिल कंपैरेटिवली वेरी लो कंपेयर्ड टू टैक्सेस अक्रॉस द ग्लोब। यस, बिकॉज़ आई थिंक बहुत कम कंपनीज़ है, एटलीस्ट वो जो टैक्स का बर्डन है, वो नए स्टार्टअप्स पे नहीं है। एग्ज़ैक्टली। That is for the companies who are doing very good, big size of companies who can able to, bear this tax. और बर्डन है भी, तो वो जो 9% आप पे कर रहे हो, उसके बदले जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जो सेफ्टी मिल रही है, मतलब अमेज़िंग। आपको अब दूसरी कंट्रीज़ की तरह अपना गाड़ी इधर-उधर पार्किंग नहीं लगा रहे हो रोड में, धूल में, हर जगह पार्किंग है, हर जगह सीसीटीवीज़ है, हुँ। आपकी गाड़ी चोरी नहीं हो रही, आपका वॉलेट चोरी नहीं हो रहा। ये 9% तो लोगों की इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। ट्रू। सो वो 9% इसलिए किसी को चुभता भी नहीं, तो दैट्स एंड देन आया गोल्डन वीज़ा, सो इट्स 10 इयर्स वीज़ा। सो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है इसके। अगर कोई 2 मिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी वालों के लिए वीज़ा है। अगर कोई किसी की सैलरी 30,000 एंड अबव है और मैनेजरियल लेवल पे है, तो उनके लिए गोल्डन वीज़ाज़ है। कोई एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए है। फिर जो ऐसे प्रोफ़ेशन्स हैं जैसे डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट्स है, ऑडिटर्स है, ऐसे प्रोफ़ेशंस के लिए गोल्डन वीज़ाज़ है। और सेलिब्रिटीज़ भी, या नाउ दिस इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज़ अभी जो मैंने देखा है ना, बहुत लोग गोल्डन वीज़ा के बाद दे स्टार्ट कमिंग, लाइक सेलिब्रिटीज़ आर ऑन द फर्स्ट लिस्ट बिकॉज़ पीपल लाइक दुबई कि एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड दे आर फ्री टू एक्सप्लोर। एग्ज़ैक्टली। शॉपिंग करो, खाओ, पियो, मज़े करो और वो अपना इंस्टाग्राम को भी अच्छा बना लो। हर जगह सुंदर लगती है, कहीं भी फ़ोटो खींचो। यस, और प्रॉपर्टी लेना भी उन लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो गया है। दे लाइक टू इन्वेस्ट हियर इन दुबई। एग्ज़ैक्टली। सबसे अच्छी बात है कि गोल्डन वीज़ा होने की वज़ह से वो जो लिमिटेशन था कि भई आपको दुबई में वीज़ा लेना है, तो या तो आपको पहले प्रॉपर्टी वीज़ा था, या तो प्रॉपर्टी वीज़ा लो 1 मिलियन का, और या फिर आप बिज़नेस खोलो। तो अब वो रेस्ट्रिक्शन हट गया, तो जो लोग बिज़नेस करने के लिए नहीं, बस सिर्फ़ रहने के लिए दुबई आते हैं, उनके लिए गोल्डन वीज़ा एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। बहुत बड़ा एडवांटेज एटलीस्ट उनको वो भी है कि ठीक है, हमने प्रॉपर्टी ले ली, गोल्डन वीज़ा भी मिल गया। नाउ वी डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन कि हमें दुबई रहना है या और फिर रहने में वो जो रेस्ट्रिक्शन है 6 मंथ्स में आना पड़ेगा, वो भी खत्म हो गया। तो दैट्स अनदर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी। एंड अभी तो थोड़ा-सा बोलते हैं ना, मार्केटिंग भी है। हाँ, लाइक यस करते एंड हैं नाउ लोग। वी हैव अ गोल्डन वीज़ा, तो लोगों को लगता है कि हाँ, हम थोड़ी-सी बेसिक कैटेगरी से ऊपर आते हैं। हाँ, वो थोड़ा एडवांटेज। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो अभी वो एक तरह से लग्ज़री हो गया या स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। Yes, yes, that's true. So after golden visa, I mean, let's talk free free zone. No, ठीक है। in Dubai we have many. Like we heard about multiple type of free zones here. So how the people, how the audience will, like, if anyone wants to open a company, how they select which free zone is good for them. दुबई में ये यूनिकनेस है कि मोर देन 40 फ्री ज़ोन्स है यूएई में। ये कोई किसी दूसरी कंट्री, मतलब वी आल्सो सेट अप कंपनीज़ इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज़, बट कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया हो। और ये सारे 40 फ्री ज़ोन्स अलग-अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। जैसे डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे फैशन एंथुसियास्ट्स के लिए है या फैशन रिलेटेड बिज़नेसेस के लिए है। फिर जैसे डीएमसीसी है, कमोडिटीज़ बिज़नेस और ट्रेडर्स के लिए है।
जबल अली है व्हिच इज़ फॉर ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स और उसके लिए बहुत अमेज़िंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। शम्स मीडिया सिटी है व्हिच इज़ स्पेशली फॉर मीडिया बिज़नेसेस। दुबई मीडिया सिटी है, दुबई आईटी पार्क है, दुबई नॉलेज हब है जो स्पेशली कॉलेजेस, स्कूल्स और एजुकेशन रिलेटेड बिज़नेसेस के लिए है। वेल ये बहुत सारे फ्री ज़ोन्स हैं जो अदर एक्टिविटीज़ को भी कैटर करते हैं, बट दे ऑल आर ब्रांडेड फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और वहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि उस तरह के बिज़नेसेस को आके जैसे अगर दुबई नॉलेज पार्क है, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। तो अगर कोई स्कूल, कॉलेज आ रहा है तो उनके लिए ईज़ी है वहाँ पे मूव करना। या दुबई बायो पार्क है, तो वहाँ पे मोस्टली लैब्स और फार्मा और मेडिकल रिलेटेड बिज़नेसेस हैं, तो उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे जबल अली है, तो वहाँ पे वो ट्रेडर्स के लिए वेयरहाउसिंग और स्टोरेज के लिए उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कोई फैसिलिटीज़ है सारी या फैसिलिटीज़ के साथ, तो ये सारे फ्री ज़ोन्स कस्टमाइज़्ड हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेसेस और सब ये फैसिलिटी देते हैं आपको 100% ओनरशिप तो हमेशा से था ही। फिर आप कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री वैट फ्री और आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो इन हाउस तो आपको फिर वैट भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं। तो इस तरह से फ्री ज़ोन्स आर डेफिनिटली specially built to give a relaxed environment to expats, give them that security feeling कि भाई I have minimum compliance, I have it is easy to wrap up. किसी भी दिन बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप कम नहीं रैप अप कर सकते हो, कोई खास फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। सो इट इज़ लाइक ईज़ी टू सेट अप, ईज़ी टू रैप अप तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ़ अगर आप सिर्फ़ दुबई के अंदर बिज़नेस नहीं कर रहे हो बट अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो और मोस्टली आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप न्यू बिज़नेस सेटअप किया और आप कुछ साल अभी पहले मार्केट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या फिर आपका बिज़नेस मॉडल ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ़ वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हो, आपका डायरेक्टली कस्टमर से कुछ नहीं है। दुबई को जैसे ट्रेड हब बोलते हैं अपन के यहाँ, तो ट्रेड हब इसलिए कि दुबई बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो यहाँ अपनी कंट्री से, होम कंट्री से दुबई एक्सपोर्ट करके दुबई को सिर्फ़ एज़ अ ट्रांज़िट यूज़ करती है। राइट, कि यहाँ पे मेरा माल आया, सी टोन में रखा और यहाँ से री-एक्सपोर्ट होता है टू अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए एक्चुअली एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्ज़ैक्टली, तो इसके लिए आई थिंक फ्री ज़ोन सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली और ये पहले था कि फ्री ज़ोन्स ट्रेडिंग के लिए लिमिटेड था। बट जैसा मैंने आपको बताया भई, धीरे-धीरे ट्रेंड पूरा बदलता गया। बहुत सारे है ना? सेक्टर्स आ मीडिया गए। सिटी आ गया, नॉलेज पार्क आ गया, कमोडिटी डीएमसीसी आ गया, दुबई फैशन पार्क आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रीज़र्स अभी ड्रैग दाओ आ गया जो सिर्फ़ क्रिप्टो रिलेटेड बिज़नेसेस के लिए है। तो अब वो ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं रहा फ्री ज़ोन्स। अभी इट हैज़ एक्सपैंडेड टू ऑल द वर्टिकल्स, ऑल द इंडस्ट्रीज़। जैसे मैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस में हूँ, तो आई थिंक हमारी जैसी कंपनीज़ के लिए ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम लोग फ्री ज़ोन में काम कर रहे हैं एंड वी वांटेड टू एक्सपोर्ट, री-एक्सपोर्ट फ्रॉम दुबई टू अदर कंट्रीज़, तो हमारे लिए पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। राइट, वी डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू गवर्नमेंट, वी वेरी आर ट्रू, वेरी रिलैक्स बिकॉज़ अगर आप किसी और कंट्री के थ्रू करते हो तो यू हैव टू बियर ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग एंड व्हिच इज़ वेरी हायर साइड, यू नो। एब्सोल्यूटली। It's like 20%, 30% you are paying to government and then you can move goods there. अ पेनी सेव्ड इज़ पनी पेनी अर्न्ड। या और अब मुझे लगता है बिजनेस में हम कमाते तभी हैं जब हम परचेज में सेव करते हैं बिकॉज सेल्स में तो एक सर्टेन मार्जिन ही होता है आपके पास। एग्ज़ैक्टली फॉर इन ट्रेडिंग बिज़नेस स्पेशली आप प्रोक्योर कर कैसे कॉस्ट में कर रहे हो और अब और कहाँ-कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहे हो उसमें आपका प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यस, तो दुबई के अंदर हम जो बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कुछ बिजनेस बता सकते हो जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं दुबई में करना, लाइक 5 ट्रेंडिंग बिजनेस यू कैन से। वैसे तो इतना वास्ट और वैरायटी ऑफ बिज़नेसेस हैं कि एक्चुअली एवरी बिज़नेस कैन थ्राइव इन एक्सेल। बट मेरे जो पर्सनल कुछ फ़ेवरेट्स हैं, स्पेशली क्योंकि ब्लैकस्वान में भी हमने इस तरह के सेटअप्स बहुत ज़्यादा किए हैं, तो शायद इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि मैंने ऐसे क्लाइंट्स को ग्रो होते हुए देखा है, अपनी आँखों के सामने छोटा से बड़ा होते हुए देखा है। सो आई फ़ील कि ये बिज़नेसेस यहाँ पे अच्छे हैं। एक है ट्रैवल, ऑब्वियसली दुबई ट्रैवल हब है। ये सो ट्रैवल एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत थ्राइव करता है। चाहे आप ट्रैवल में कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप लो टिकट सर्विसेज़ को कैटर कर रहे हो या आप हाई टिकट कर रहे हो, बट ट्रैवल बिज़नेस इज़ थ्राइविंग ओवर हियर, इट डज़ रियली वेल। नंबर 2 दुबई एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट फूड। सो रेस्टोरेंट बिज़नेस और फूड बिज़नेस इट रियली गोज़ वेल। अगर आप इफ यू विल पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड इफ यू विल डू थिंग्स राइट एंड द राइट गाइडेंस, तो आप एक के बाद एक मल्टीपल चेन्स खोल सकते हो। हाँ, और आपको हन अलग-अलग कंट्री के लोग मिल रहे हैं, तो आप
कोई भी क्विज़न खोल सकते हो, कुछ भी फ्लॉप नहीं होएगा। Even a multiple cookies will do that. वो भी कर सकते हो। नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री, चाहे वो इंश्योरेंस हो, क्लिनिक्स हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोग आ रहे हैं और डेफ़िनेटली दुबई में सब इतना काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस है, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग हार्ड, लाइफ़स्टाइल भी सब अलग है, तो जितना ये ऐसा लाइफ़स्टाइल रहेगा तो बीमारियाँ भी आपको फ़ॉलो करती है फिर। सो डेफ़िनेटली मेडिकल इंडस्ट्री इज़ देन द नेक्स्ट जो बहुत बूम करती है यहाँ पे, जिसका बहुत रिक्वायरमेंट है। नंबर 4 इज़ ऑब्वियसली कॉस्मेटिक और ब्यूटी इंडस्ट्री, क्योंकि जब दुबई की बात होती है तो लोग चाहे हुडा ब्यूटी हो, सेफोरा हो, लोग मॉल, शॉपिंग, मेकअप, ये एक यहाँ Crazy. ये यहाँ पे लग्ज़री नहीं है, ये यहाँ पे नीड है, नेसेसिटी है। Yes. सो मुझे लगता है चौथा वो इंडस्ट्री इट डज़ वेरी वेल, चाहे आप उसमें किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे आप ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। और चौथा जो है, जो मुझे लगता है 3 बताए ना मैंने, ट्रैवल, फूड, रेस्टोरेंट, ब्यूटी, और जो 4th इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है, ट्रेडिंग तो एवरग्रीन है ही, सो मैं ट्रेडिंग को अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ट्रेड आप कुछ भी ट्रेड करो, दुबई इज़ ऑल इन ऑल। चौथा मुझे लगता है व्हीकल्स, जैसे लिमोज़ीन सर्विसेज़ हो गया, कार रेंटल हो गया, या कोल्ड स्टोरेज व्हीकल्स हो गए, या नॉर्मल लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत वो नीड है बिल्कुल यहाँ पे, बिकॉज़ दुबई इज़ लिटरली मूविंग द वर्ल्ड, बट दीज़ पीपल आर मूविंग दुबई। सो लॉजिस्टिक्स इज़ अगेन वन बिज़नेस व्हिच इज़ वेरी मच इन नीड, और बहुत ही अगर अच्छे से इसको किया जाए तो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में अच्छे से ग्रो होता है। तो दीज़ आर टॉप 4 इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर कोई भी दुबई आना चाह रहा है एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और आपको नहीं पता कि किस सेक्टर में स्टार्ट करना है, तो दीज आर द सेक्टर्स आई थिंक यू कैन फोकस ऑन एंड एक्सप्लोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये चारों बिज़नेस में कोई बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पैसा, बहुत नीश, बहुत फिनीस, बहुत एजुकेशन नहीं चाहिए। ये ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आप आराम से कोई भी एंटर कर सकता है इस मार्केट में। तो द रीज़न मैंने इसको टॉप 4 बोला, क्योंकि ये ईज़ी टू एंटर मार्केट है फॉर एनीबॉडी। तो इसके अंदर अगर आप किसी किसी को भी अगर बिजनेस ओपन करना है दुबई के अंदर, तो अगर अपन लेते हैं कि बेसिक जो एक्सपेंसेस है वो कितने आते हैं? सो अगर दुबई में कोई, अच्छा ये डेफिनेटली सबके लिए, हर इंसान जो अपने घर पे बैठ के, स्पेशली इंडिया में बैठ के देख रहे हैं दुबई में कंपनी सेटअप, 5,000 दिरहम, 6,000 दिरहम, तो वो कभी भी डोंट फॉल फॉर ऑल दिस। दुबई में अगर आप सेटअप कर रहे हो, इनिशियल कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट को 3 भाग में बांटना चाहती हूँ। एक हो गया आपका पेपर वर्क और लाइसेंस का कॉस्ट, जो आपका सबसे पहला माइलस्टोन है। सेकंड माइलस्टोन है आपका, जब आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, चाहे वो ऑफ़िस हो गया या रेस्टोरेंट की जगह हो गई या क्लिनिक की जगह हो गई, तो सेकंड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और थर्ड हो गया आपका ऑपरेशन कॉस्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी को भी अपना बिज़नेस खोलना है दुबई में, सो एटलीस्ट उसको 100 टू 200,000 का बजट तो अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे? 2,000। एग्ज़ैक्टली। सो 20 से 30,000 दिरहम इज़ द पेपर वर्क का कॉस्ट। ओके। लाइसेंस, वीज़ा, बैंक अकाउंट, इमिग्रेशन, लेबर, ये सब जो इनिशियल जो बेसिक पेपर वर्क है, आपके बिज़नेस को लीगल करने के लिए और आपको वीज़ा, ताकि आप लीगली काम कर सको, वो 30 टू 40,000 दिरहम है। So 30 to 40,000 if I talk about Indian INR. Okay. So it's like 7 to 8 lakhs. Yes. Just for a paperwork, you need to set up your business here in Dubai. You need 7 to 8 lakhs minimum to start and finish your licensing, your visa, Yes. that process. Yes, this includes their license, visa, bank account, immigration cards, Mm. all the basic paperworks with bank account that they require. Visa will be for one person. In this like 30 to 40,000, I'm giving an approx this thing. So maybe mostly सारे companies में 2 partners होते हैं. So I'm including both. Okay, so 2 visa सब मिला we के can ex- yes. Generally ऐसे like if I will curtail up the cost, तो हो सकता है like अगर आप single partner कंपनी सेटअप सब कुछ लेके 22 to 24,000 दिरहम में आप सब कुछ फिनिश कर सकते हैं रैप अप। बट अभी जो मैं 30-40,000 बोल रही हूँ, ये मैं थोड़ा रिलैक्स तो बाय एक्सेल, हाँ, अब एक एडवांस अमाउंट जो होता है ना कि आप रखो कि इन केस इट डिपेंड्स ऑन एक्टिविटीज ऐसी एग्जैक्टली। कितनी एक्टिविटीज अपने लाइसेंस में ऐड करे। बहुत सारी चीज़, कितने एक्टिविटीज़ है, कितने पार्टनर्स है, उसके बेसिस पे पेपर स्कोर बढ़ जाता है। आप इंडिविजुअल ओन कंपनी कर रहे हैं, आप ब्रांच खोल रहे हैं या सब्सिडरी खोल रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट अलग हो जाता है। आप अपना वीज़ा करा रहे हैं, स्टाफ का वीज़ा करा रहे हैं, तो अगर उनकी कोई डिग्री रिक्वायर्ड है, तो डिग्री अटेस्ट करानी पड़ेगी।
तो इसलिए मैं ओवरऑल एक 30-40,000 दिरहम का एक्सपेंस बता रही हूँ, ये बजट आपको रख के आना चाहिए। और डिग्री मुझे लगता है कि आपको करवानी ही पड़ती है, अदरवाइज़ मतलब एम्प्लॉइज़ के लिए तो फॉर श्योर। या बिकॉज़ नहीं तो आप लेबर वीज़ा में आ जाते हो ना, वर्क जो लेबर वीज़ा रहता है आपका जो राइट। समथिंग राइट। तो उसके बाद जो सेकंड है वो है कॉस्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का। हुँ। सो डेफिनिटली वो कॉस्ट इज़ नथिंग फॉर अस, बट अगर आप सपोज़ ऑफ़िस लेना चाह रहे हो, तो वो ऑफ़िस आप दुबई के किस लोकेशन पे लोगे? अरे अल्नादा है, जुमेरा है, यस। बिज़नेस बे, हर जगह रेंट अलग है। तो फिर भी अगर आप एक छोटा-सा ऑफ़िस लोगे 30-40,000 दिरहम, तो मिनिमम आप एक छोटा-सा जैसे ऑफ़िस अपन लोगे। बात करते हैं, अगर एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है 200 स्क्वायर फीट का वो ऑफ़िस लेता है, तो मिनिमम क्या कॉस्ट आती है? सो लोकेशन के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। राइट। बट मिनिमम 20,000 में भी कुछ लोकेशंस में मिल जाएँगे, 40,000 में भी मिल जाएँगे। बट अगर आप मेरे से पूछो कि एक हैंडसम लोकेशन में, अच्छी जगह में, अच्छी लोकेलिटी में, बिज़नेस कॉर्पोरेट एरिया में अगर आप एक अच्छा-सा 200 स्क्वायर फीट ऑफिस लेते हो, तो स्पेशली अभी जब रियल एस्टेट के प्राइसेज़ इतने बढ़े हुए हैं, तो 45-50,000 इज़ एन अमाउंट ऑफ अ प्रॉपर ऑफिस। सो ये जो 45-50,000 है दैट इज़ अ ईयरली। एनुअल राइट। सो ये एनुअल कॉस्ट है 40 टू 50,000, मतलब अगर आप मंथली लेके चलते हो 3 से 4,000 का खर्चा राइट? इट्स अ मिनिमम इन दिरहम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिरहम्स नॉट इंडियन रुपीस। तो अगर 3 से 4,000 का कॉस्ट आप लेते हो एक महीने का, इट मीन्स इन INR इट्स 80 टू 90,000 राइट? राइट। तो ये कॉस्ट अपने रेंट का आप मान के चलो यहाँ पे आता है। अगर आप थोड़ा-सा आउटर में जाते हैं अपने ऑफ़िस के लिए, तो इसका कॉस्ट अपन बोल सकते हैं 2,000 2,500 के आस-पास भी आपको ऑफ़िसेज़ मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे सेंटर मतलब छोटे ऑफ़िसेज़ आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आई थिंक यहाँ पे अपने पास बिज़नेस सेंटर का भी मतलब ऑप्शन बिल्कुल। है ना? तो बिज़नेस सेंटर में क्या रहता है? बिज़नेस सेंटर में भी आपका एक्सपेंस यही लगेगा, अप्रॉक्स 40-50,000 तो मिनिमम एक अच्छे बिज़नेस सेंटर में आप ले रहे हैं। बट फ़ायदा ये होगा कि अगर आप स्टैंड अलोन ऑफ़िस ले रहे हैं, तो 40-50,000 तो सिर्फ़ आपका रेंट है। उसके बाद देवा कनेक्शन, इंटरनेट, वाटर, कॉफ़ी, वो कॉस्ट आपके अलग हो जाएँगे। बिज़नेस सेंटर में क्या होता है, इस कॉस्ट में आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, प्लग एंड प्ले ऑफ़िसेज़ होते हैं। तो इस कॉस्ट में आपको 4-5 स्टाफ और आपका वाई-फाई, टी, कॉफ़ी, वाटर, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। और हम लोग सबको पता है कि दुबई में सब कुछ खरीदना पड़ता है, चाहे वो एवरीथिंग पीने का पानी हो या एग्ज़ैक्टली। हाँ, एंड ऑल दीज़ थिंग्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव आल्सो। और आप उसके पीछे जो भागने पड़ते हैं, पेपर वर्क करने पड़ते हैं, वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बिज़नेस सेंटर में फ़ायदा ये होता है कि प्लग एंड प्ले ऑफिसेज़ मिलते हैं। और हमने एक स्टडी किया था, रिसर्च किया था और हमने कंपेयर किया था मुंबई के बिज़नेस सेंटर्स, जैसे वहाँ पे जो वीवर्क वगैरह है, और दुबई के हमारे बिज़नेस सेंटर्स को, और हमने कंपेयर किया था कि प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट कहीं-कहीं दुबई में कम ही है। या सो बट दैट वेज इन स्ट्रक्च द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड वे बेटर, कंपेयर टू मच बेटर, मुंबई। यस, ये मच बेटर। मतलब हम लोगों ने भी जब ऐसे कंपेयर किया था कि अगर किसी को एक कोई मुंबई में रहता है और वहाँ से शिफ्ट होना चाहता है दुबई एंड हु नीड अ गुड लाइफस्टाइल, तो उसी खर्चे के अंदर आप ये दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। उससे बेटर लाइफ़स्टाइल उससे गुड लाइफस्टाइल, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो बिकॉज़ वर्किंग पीपल के लिए देयर इज़ नो टैक्स। यू डोंट हैव टू पे अ 1 रुपीज़ इवन टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्स राइट, ऑन सैलरी। राइट। सो दैट इज़ वेरी गुड दैट इज़ द एडवांटेज। या तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट। और जो थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट है, जो उनको अपने दिमाग में रख के आना चाहिए, वो है जो उनका फर्स्ट 3 टू 6 मंथ्स का ऑपरेशन कॉस्ट। और ऑपरेशन में कंप्लायंस भी आ जाता है, जैसे कि वैट रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट फाइलिंग, अ, उसके बाद अगर और कुछ कंप्लायंस है, कोई और अप्रूवल लेना है, अगर जैसे रेस्टोरेंट है, म्युनिसिपैलिटी अप्रूवल है, कोई और लाइसेंस है, तो उनका अलग-अलग लाइसेंसेस के अलग-अलग अप्रूवल्स है, अप्रूवल कॉस्ट हो गए। फिर एटलीस्ट जो बेसिक स्टाफ्स आपको चाहिए होगा, उनके लेबर के वीज़ाज़ हो गए, उनकी आईडी हो गई, उनका इंश्योरेंस हो गया। तो ये जो रनिंग कॉस्ट है, ये जो अपना ऑपरेशन सेटअप करने का जो कॉस्ट है, ये एक थर्ड कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली कोई सबके लिए कंसल्टेशन इज़ डिफरेंट, न डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट। इसलिए हम लोग कभी भी एज़ अ कंसल्टेंट ये जो अनाउंस करते हैं, लाइसेंस स्टार्ट योर बिज़नेस इन दिस, तो हम जनरली उस पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका कॉस्ट भी अलग है। लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, रिमोटली या वर्क काम हो सकता है, या कोई, तो एक सिंपल बिज़नेस 20 से 30,000 दिरहम में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया,
कोई कंसल्टेशन बिज़नेस हो गया, बुक कीपिंग सर्विसेज़ हो गया, इस तरह के जो बिज़नेसेज़ हैं, ये आराम से 20-30 हज़ार दिरहम में एटलीस्ट पेपर वर्क स्टार्ट हो सकता है। ऑब्वियसली उसके बाद ये तो बस शुरुआत है, फिर आपको मार्केटिंग करना है, आपको टीम चाहिए, आपको कोई नेटवर्क जॉइन करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो एक्सपैट सिटी, आप किसी को जानते नहीं हो, पड़ोसी को नहीं जानते हो, आपके स्कूल के फ्रेंड्स नहीं है, कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो कोई नेटवर्क जॉइन करोगे ना, जहाँ पे जाके आप मार्केट करोगे अपने आप को। BNI? ऐसे बीएनआई, मास्टरमाइंड, सर्कल नेटवर्क, ये तो मैं काफ़ी सारे नेटवर्क्स में मेंबर हूँ। तो ऑब्वियसली ये सब जॉइन कर रहे हो, तो ये सारा कॉस्ट, तो मेरा सजेशन है जो भी दुबई में आप चाहे छोटा बिज़नेस प्लान कर रहे हो या बड़ा बिज़नेस प्लान कर रहे हो। अब ये मत सोचो कि मैं छोटा बिज़नेस प्लान कर रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग प्लान की, मार्केट रिसर्च की क्या ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस प्लान की क्या ज़रूरत है। मैं बोलूँगी नहीं, एनीबॉडी जो स्टार्ट कर रहा है, छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, चाहे आप किसी से बनवाओ एक्सपर्ट से या खुद बनाओ बैठ के, बट अपनी फीज़िबिलिटी रिपोर्ट, बजटिंग, बिज़नेस प्लान प्रॉपर्ली बनाओ कि मेरा नेक्स्ट 6 मंथ्स में खर्चा क्या होना है, वो कौन-सी ज़रूरी चीज़ें जो मुझे करनी ही पड़ेगी, कि भई मुझे एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट लेना पड़ेगा सेटअप के लिए, वो कॉस्ट आप डालो। हमेशा ये मत सोचो कि मैं क्या कट करूँगा, क्योंकि फिर आप उसमें क्या कॉस्ट पे करोगे वो भी डालो। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी या आपको ट्रैवल एजेंट से जो भी वीज़ाज़ लेने पड़ेंगे, पुट एवरीथिंग इन इन पेपर्स। तो आपका वो सारा कॉस्ट कैलकुलेट होगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान कि आपकी सर्विसेज़ के प्राइसेज़ कैसे प्लेस करोगे, कैसे प्रॉफिटेबल बनाओगे। जब ये पूरा ड्राइंग क्लियर हो जाएगा, देन यू प्लान योर बिज़नेस। Yes. वो नहीं कि बस आप एक्साइटेड होके सबने बोल दिया डेफिनिटली हम हमारा बिज़नेस है, हम तो बोलते रहेंगे हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई। बट मैं हमेशा ये ऐड करना चाहती हूँ, हबीबी कम टू दुबई बट बिफोर दैट Plan your structure. योर जर्नी। क्योंकि मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब लोग जब हम बहुत, क्योंकि जब लोग बिज़नेस खोलते हैं दुबई में ना बहुत खुशी होती है। तो हमारे ऑफ़िस में एक सिस्टम है कि हम केक कटिंग करवाते हैं। जब बिज़नेस खुल जाता है तो हम उनका केक लाते हैं विद देयर कंपनी नेम एंड एवरीथिंग, और सारे पार्टनर्स आते हैं, उन सबको हम बुलाते हैं, सब मिलके केक काटते हैं और वो मोमेंट इतना इमोशनल होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स रो देते हैं कि वॉव! लाइक क्योंकि वहाँ पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये भी ना किसी बहुत लोगों के लिए ड्रीम होता है। ड्रीम होता है, और हाँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई अपलॉड भी नहीं करता। यस। आप अकेले हो इस जर्नी में। ठीक। तो उस केक कटिंग के दौरान हमने जो इमोशंस देखे हैं ना, वो देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, ये है, और हर एक क्लाइंट का सेम होता है। ऐसा मैंने कोई क्लाइंट नहीं देखा जो उस केक को देख के एक्साइटेड नहीं होता है। चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट क्लाइंट हो, चाहे कितना भी एक्सप्रेशनलेस क्लाइंट हो, पर पता नहीं उस केक को देख के सबके फेस में एक स्माइल आ जाती है। तो जब वो पता चल रहा है, तो इतनी मेहनत से, लेकिन फिर मुझे बुरा कब लगता है जब रिन्यूअल आता है नेक्स्ट ईयर या 1 साल या 2 साल के बाद, जब वही हैप्पी क्लाइंट जब अपना बिज़नेस रैप अप करता है कि नहीं रूपा मैं बंद कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा एक कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? व्हाई आर यू क्लोजिंग द बिज़नेस? और जब वो ये बताते हैं कि कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न हो, तो मुझे लगता है अरे यार, इसमें हम क्या कुछ कर सकते थे, या तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और मैंने मोस्टली देखा है 90% टाइम्स वही बिज़नेसेस फेल होते हैं जो वेल प्लान्ड नहीं होते हैं। या तो उसमें कभी ओनर की कोई मजबूरी आ गई, तो उन्होंने प्रॉपर इनहेरिटेंस प्लान नहीं किया, अपने नीचे किसी को नहीं रखा जो सँभाल सके जब ओनर अवेलेबल नहीं है। कभी कैश क्रंच हो जाता है, कभी मार्केट प्रॉपर्ली नहीं किया, कभी राइट क्लाइंट ही नहीं मिला, कभी प्राइसिंग प्रॉपर्ली प्लेस नहीं की। क्योंकि दुबई ऐसा मार्केट है, आप यहाँ एक भी मिस्टेक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। ये आपकी होम कंट्री की तरह नहीं है जहाँ पानी फ्री है, घर फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपका मीटर ऑन है, या एंड व्हाइल द मीटर इज़ ऑन तब आप एक्सपेरिमेंट करो। उससे अच्छा सारे एक्सपेरिमेंट पहले कर लो, प्लानिंग पहले कर लो, और जब मीटर ऑन हो जाएगा तब सिर्फ एग्ज़ीक्यूशन करो और रिज़ल्ट्स का वेट करो। तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट टू देम कि बिफोर कमिंग टू दुबई, यू नो प्लान एवरीथिंग ऑन पेपर्स प्रॉपर्ली एंड रन इट थ्रू सम एक्सपर्ट एंड देन लॉन्च योर बिज़नेस। पर कभी-कभी नहीं लगता लाइफ में कि यार हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते आप? लाइक बिज़नेसेस मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी जैसे मैं बोलती हूँ कि यार जहाँ तक रास्ता दिख रहा है ना चुपचाप चलो। बिल्कुल शायद सही। वहाँ तक आगे वहाँ से आगे दिखेगा। बिल्कुल सही। कभी-कभी एंटरप्रेन्योर्स बहुत क्लियर नहीं होते अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, पर उनको लगता है कि नहीं यार करना है। इसके आगे का रास्ता ना शायद एंटर होने के बाद ही मिलेगा। वेरी ट्रू, खुद हमारी जर्नी भी ऐसी ही स्टार्ट हुई है। हाँ। डेफिनिटली ये बहुत सच है, बट इसमें मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ, नंबर 1 कि ये जो है ना कि बस नहीं सोच अभी सोचने समझने का टाइम नहीं है, ये करना और कर देना है। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए होती है। या तो जब कोई किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है, मतलब मानो मैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत पैशनेट हूँ, या मैं किसी भी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ,
तो फिर मुझे पता है कि मैं इसके लिए ही बनी हूँ। हाँ, तो फिर मुझे कोई करता प्लानिंग नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मुझे कूद जाना है। दूसरा हो गया जब किसी की जब कोई मजबूरी होती है ना, वहाँ पे प्लानिंग का टाइम नहीं मिलता है। जब सडनली लाइफ हिट होता है या कोई सिचुएशन हिट होती है और आपके पास टाइम नहीं होता और आप कूद जाते हो, लाइक बस डू एंड करना है। डाई 2 सिचुएशन है आपके एग्ज़ैक्टली। पास। बट ये दोनों ही सिचुएशन ऐसा है ना जहाँ पे आप अंदर के फायर को रोक नहीं पाते हो। ये ड्रिवन इसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बट जो लोग लेट्स से इन अ हैप्पी प्लेस है, कोई मजबूरी नहीं है या या इतना पैशन ड्रिवन नहीं है या पैशन ड्रिवन है बट बैलेंस्ड है, अब लाइफ में मैच्योरिटी आ चुकी है। तो अगर आप इस स्टेज में हैं देन व्हाई नॉट टेक गुड सजेशन? क्योंकि ये जो लोग कूदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी बिज़नेस बस जैसे-तैसे हम लोगों ने बस मन किया और स्टार्ट कर लिया। सचमुच कोई प्लानिंग नहीं की। बट फिर हमें ये भी पता है कि उसके बाद हमने क्या झेला। तो ऐसा नहीं कि हमने उस तरह से बिज़नेस स्टार्ट किया तो एक दिन में हमें सालों लग गए सीखने में। मुझे आज भी फ़ील होता है कि ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस बट मुझे लगता है मुझे शायद और टाइम लेना चाहिए था और सीखना चाहिए था। तो वो जो फर्स्ट फ्यू इयर्स जो स्ट्रगल रहा शायद वो भी नहीं होता। बट चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं हम उससे भी लर्न करें बट वी लर्न्ड एट आवर कॉस्ट। हम भी पे कर रहे थे ना पर आई थिंक एक्सपीरियंस के लिए यू हैव टू पे। You just never come with, फ्री। free. यस, So it will always, cost. वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है कि सबको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि प्लानिंग तो करनी है और ज़रूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बनने हो तो। अगर आप सेल्स पर्सन भी हो ना, अभी कल ही मैंने किसी का वीडियो सुना कि कैसे सेल्स में पी, ई और यू की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो पीईयू कॉन्सेप्ट है, पी इज़ फॉर प्लानिंग कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आपने कितने अच्छे से प्लान किया है अपना सेल्स पिच कि कस्टमर क्या चाहता है, आप उसको क्या बोलोगे? अगर वो ना बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? वो हाँ बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? हाउ वेल प्लान्ड यू आर, इसमें आपका सेल्स डिपेंड करता है। ई वाज़ फॉर इमोशंस कि कस्टमर का बिज़नेस में कस्टमर के 2 ही इमोशंस हैं, वो है डीएनएफ, ड्रीम्स एंड फियर्स। तो आप उनके ड्रीम्स या फ़ियर पे कैसे टच करते हो या टैप करते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपका सेल कितना अच्छा होगा एंड देन इज़ यू कि आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हो, कि भई लेना है, अभी लेना है, ये लिमिटेड पीरियड है, ये है, वो है, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप वो कैसे क्रिएट करते हो। अगर पीईयू अगर आप क्रिएट कर सकते हो, तो यू विल एक्सेल इन सेल्स। तो यहाँ पे भी देखो प्लानिंग सबसे पहले आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बिज़नेस हो, सेल्स हो, प्रोफ़ेशन हो, तो आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी नो मैटर हाउ ड्रिवन यू आर, फिर भी बैठो, बैठ के प्लान करो, एक डायरी लो और लिखना शुरू करो। प्लानिंग मतलब ये नहीं है कि बहुत महँगे बिज़नेस प्लान्स या आई मीन प्लानिंग से लोगों को लगता है कि हाँ, आप एक-एक चीज़ लिखो, कॉस्ट लिखो, वो लिखो। कॉस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ देन ओनली यू थिंक कि हाँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है अभी, बनाना। सो आई शुड वर्क अराउंड इट। और कॉस्ट तो सबसे बेसिक पार्ट है प्लानिंग का क्योंकि वो तो दिख रहा है ना कि इतना कॉस्ट आएगा, इतना लाना है। पर और भी जो इनविजिबल चीज़ें हैं कि कस्टमर लाऊँगी कैसे? कस्टमर रिटेन कैसे करूँगी? स्टाफ कैसे लेके आऊँगी? स्टाफ को ट्रेन कैसे करूँगी? स्टाफ को रिटेन कैसे करूँगी? आप ट्रेन करोगे कोई और ले जाएगा तो ये सब प्लानिंग में आता है। तो मुझे लगता है बेसिक ऑब्वियसली डिटेल में तो आप जब करोगे तब सीखोगे बट बेसिक प्लानिंग एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जिन लोगों ने किया हुआ है वैसे लोगों के साथ बैठ के आपको लिखना चाहिए, प्लान बेसिक प्लान बनाना चाहिए सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट समथिंग। सो हमेशा ना मैं भी यही बोलती हूँ कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मतलब हमारे पास क्या होता है ना कि जैसे हम वी आर इनटू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट करना है राइट। एंड दे आर लाइक हम लोगों ने एक प्रोसेस बना रखा है, कि एक क्राइटेरिया अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है तो सिंपल कि आपके पास इतना फंडिंग होना चाहिए देन ओनली स्टार्ट, अदरवाइज डोंट गो इनटू दिस। पहले अपना फाइनेंशियल क्लियर करो कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड देन ओनली कम। तो हमारा होता है कि हाँ, 4 कंटेनर्स आपके पास अमाउंट होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको करना है। उसके बाद ही बिज़नेस स्टार्ट करो, अदरवाइज़ मत आओ, हाथ जलाओगे अपना। हम लोग हमेशा एक्सपोर्टर्स को यही बोलते हैं। या तो उनको लगता है कि नहीं यार, हमको 1 कंटेनर से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है या 5 लाख है हमारे पास, हमें स्टार्ट करने दो। राइट। तो उसमें क्या होता है ना कि वो फिर किसी और के साथ बिज़नेस करते हैं बिकॉज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते उन एक्सपोर्टर्स को। राइट। तो दूसरों के साथ बिज़नेस करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वो हमारे पास आते हैं से कि यार ऐसा हो गया, लॉस हो गया, तो हम इन्हें समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात है अभी तो स्टार्टअप्स के लिए या जो लोग, क्योंकि देखो फिलॉसफी 2 लोगों के लिए अलग है। एक जो पैसे से पैसा बना रहे हैं, या ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, अब दूसरा खोल रहे हैं या और एक होता है जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत में। सो फिलॉसफी दोनों के लिए अलग होगी बट सबसे अच्छी बात है दुबई में अब तो पहले ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी।
आजकल तो हर जगह इंक्यूबेटर्स है ना? इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, मेंटर्स हैं, कोचेज़ हैं, गली-गली में अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप कैंपेन्स चल रहे हैं, फंडिंग कैंपेन्स चल रहे हैं। तो अभी तो एनीवेयर आपको बस अपॉर्च्युनिटी चारों तरफ फैली हुई है, आपको बस जाना है और उसका एडवांटेज लेना है। तो अभी दुबई में इतने अमेजिंग इनक्यूबेटर्स है, एस्ट्रो लैब है, डीआईसी है, शेख हमदान एसएमई वो फोरम है। तो वहाँ पे क्या आपको बहुत कम कॉस्ट वो आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है, बहुत कम कॉस्ट में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपको एक क्राउड मिलेगा जो आपको मेंटरशिप देगा, आपको फंडिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपके बिज़नेस प्लान को शेप अप किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। कहाँ मिलता है ये? तो अभी तो इवन इफ यू आर अ स्टार्टअप तो भी आप उसको भी प्लान करो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही चाहिए, बिना पैसे के भी बहुत अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स शुरू हो सकते शुरुआत के लिए नहीं चाहिए। बट हाँ, द माइंडसेट ऑफ प्लानिंग चेक की ज़रूरत है। एक्चुअली माइंडसेट और हम तो बोलते हैं कि यार आई मीन आपको एक बैकअप बोलते हैं ना कि अगर किसी कंपनी को आप शुरू कर रहे हो तो आपको उसको जिंदा रखने के लिए ना यू नीड फंड्स। वेरी श्योर। तो एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा बिजनेस में जब आपको लगेगा कि यार अभी थिंग्स आर नॉट वर्किंग बट राइट। वो टाइम जब तक आप उसको कैसे होल्ड कर सकते हो फॉर दैट यू नीड फंड्स। तो आप एग्ज़ैक्टली। फिर आगे निकल जाते हो। एग्ज़ैक्टली और मुझे पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस हो या कहीं पे भी हो मुझे एट द एंड ऑफ द डे अगर 3 आई है, तो आप बहुत अच्छा करोगे। वो 3 आई क्या है? ये मेरा खुद का बिलीफ है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नंबर 1 अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या फिर तो इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इंटेग्रिटी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कितनी इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हो, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है टू बिकम सक्सेसफुल। और लास्ट जो है वो है इन्वॉल्वमेंट एंड व्हाट वाज़ द अदर थिंग? समीज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट इंटेंशन या एम्बिशन इंटेंशन तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप राइट इंटेंशन है ना, इन्वेस्टमेंट विल फॉलो। यस। इंटेंशन जब सही जैसे आज फॉर एग्जांपल जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है जिनका इंटेंशन राइट रहा है, दे हैव बीन फंडेड प्रीटी वेल चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फेसबुक हो, वो सब शुरू हुए एक इंटेंशन से। और वो इंटेंशन इतना दे वर सो ट्रू टू दैट इंटेंशन यस। एंड दे वर डेडिकेटेड टू दैट इंटेंशन तो फिर उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात आ जाती है। आई थिंक अमेज़न वाज़ अ कंपनी जिन्होंने 9 साल तक कुछ नहीं बनाया। एग्ज़ैक्ट ही डिड ओनली इन्वेस्टमेंट। एग्ज़ैक्टली और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि खुद की जेब से डाला है। आई मीन देयर वाज़ अ बैक साइड इन्वेस्टर्स हू ट्रस्ट हिज़ ड्रीम। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट था अपने ड्रीम पे। हाँ, उसको इंटेंशन उसका शिफ्ट नहीं हुआ ना, उसका इंटेंशन फर्म रहा हाँ। और उसने इंटेग्रिटी के साथ अपने उस इंटेंशन को परस्यू किया और इन्वॉल्व रहा और यू कैन सी दैट फ्यूचर कि नहीं ये जब आएगा तो इट विल बी बिकम अ वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी एंड नाउ राइट, टुडे वी कैन सी इट। राइट। तो ये मैं 3 हमेशा लिख के रखती हूँ और एक चौथा आई है, वो जनरली मैं सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ, बहुत ही रिस्की आई है, वो है इंट्यूशन। बट मैं एज़ अ पर्सन बहुत इंट्यूटिव हूँ। तो मैंने बहुत सारे डिसीजंस ऑन पेपर्स या स्टैटिस्टिक्स पे नहीं लिए, नंबर्स पे नहीं लिए, इंट्यूशन पे लिए हैं। इवन जब ये ओमान सेटअप हुआ मेरा, सऊदी सेटअप हुआ, तो ये एक इंट्यूटिवली एंड इनर कॉलिंग आती है ना, तो मुझे लगता है मेरे मेरे इंट्यूशंस बहुत क्लिक करते हैं बहुत बार। बट ये मैं एज़ अ सजेशन किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगी। मुझे लगता एंटरप्रेन्योर्स बहुत काम करते हैं इंट्यूशन हाँ, से। बट इंट्यूशन से बहुत नुकसान भी होता है, तो इट इज़ ऑलवेज़ नॉट सो मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ आर इन द बिज़नेस हम दोनों अपोज़िट है। मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ और वो बहुत ही इज़ अ नंबर गाय, वो स्टैटिस्टिक्स पे जाएगा। तो बट मैंने भी उससे बहुत कुछ लर्न किया है और मैंने अपने इंट्यूटिव रिएक्शन जो है ना उसको बहुत कंट्रोल किया है बहुत हद तक और डेफ़िनेटली उससे फ़ायदा भी उसमें नुकसान कम होता है। अगर आप इंट्यूशंस पे जाओ, आपके 1-2 आइडियाज़ बहुत अच्छे कर जाते हैं, वो 3 जगह फिर आप फेल भी होते हो। क्योंकि आप कूद गए इंट्यूशन पे, आपने नंबर्स नहीं दिया, स्टैटिस्टिक्स नहीं चेक किया, अदर चीज़ें चेक नहीं की, एनालाइज़ नहीं किया। तो चौथा आई जो है वो बस किसी-किसी के लिए है, बट अदरवाइज़ इंटेग्रिटी और इन्वॉल्वमेंट एंड इंटेंशन ये तो आई थिंक सबसे पहले इज अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ आपको एज अ बिजनेस ओनर काम करना है। बिकॉज राइट, बहुत लोगों का क्या होता है कि जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होने का पर्पस ही होता है कि यार हमको 9 to 5 जॉब नहीं करनी। इन बिजनेस वी विल बी फ्री इट्स आवर टाइम। ये यहाँ पे ना ये इंटेंशन बुरा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ना अगर सिर्फ़ इस इंटेंशन से कि मैं बस 9 टू 5 नहीं करना है, उसके लिए मुझे बिज़नेस करना है, एट अ टाइम आपको बहुत खाली फ़ील होने लगेगा और आपको फुलफिलमेंट फ़ील नहीं होगा, कंटेंट नहीं आएगा। यस। तो ये भी मेरा एक मैसेज है जो आप बिज़नेस खोलने का सोचते हो,
सिर्फ 9 टू 5 से हटना है तो फ्रीलांसर बन जाओ ना। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है ना जो एक इकोनॉमी को बूस्ट करती है, कंट्री को बूस्ट देती है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। बिजनेस एक इज अ वेरी वास्ट थिंग। और उसकी ग्रोथ का कोई लिमिटेड नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, फेल हो जाओ आप, हो सकता है बहुत हिट कर जाओ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशन और प्रॉपर पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सकती अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो फिर दिक्कत है। एंड फॉर बिजनेस मुझे लगता है कि दे वर्क 24 आवर्स येट दे इफ दे आर स्लीपिंग देयर माइंड इज एक्टिव। या मुझे किसी ने बोला था कि बिज़नेस में ये 4 पी चाहिए। प्लानिंग, पीपल, पैशन और पर्पस। ट्रू। ट्रू। वो कहते हैं कि अगर प्लान देखो, प्लानिंग यहाँ भी है। प्लानिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप वेल प्लान्ड नहीं हो तो आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बना सकते। ऑर्गेनाइज़ेशन का दूसरा मतलब ही ऑर्गेनाइज़्ड होना, और वो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दूसरा है पीपल, पीपल के बिना आप कोई अकेला सक्सेसफुल नहीं होता। तीसरा है पैशन, तो होना ही चाहिए, और पर्पस। अगर पर्पस नहीं है प्रॉपर आपको अगर क्लियर विजन नहीं है आपको कहाँ जाना है तो यू विल बी लाइक कि क्या कर रहे हो। डायरेक्शन विजन बहुत जरूरी है। राइट। अगर आपको लगता है आपको कुछ भी करना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में तो एटलीस्ट मीट पीपल अराउंड यू। उनके साथ उठोगे बैठोगे ना तो अपने आप आपको समझ आएगा राइट। यार कहाँ आप अटक रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है, और बाकी आपकी जर्नी है। आप कुछ नया एक्सप्लोर करोगे ही करोगे। मे बी समथिंग वर्क्स फॉर मी, नॉट वर्क्स फॉर मी बट इट वर्क्स फॉर यू। वो कहते हैं ना, आपका नेटवर्क तो आपका नेटवर्क से बन जाता है। यस। तो डेफिनिटली आज जो मेरे बिज़नेस में चाहे बीएनआई हो, बीएनआई का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ग्रोथ में, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में आई वाज़ सडनली अ पर्सन जिसने जस्ट स्टार्टअप किया था। हार्डली बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है। बट सडनली जब 60-70 लोग रूम में आप आके आपको आइडियाज़ देने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं, वो बातें करने लगते हैं, और उनकी बातें सुन के आप अच्छा ऐसे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, आप वहाँ से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिज़नेस में। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं तो सारे एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस करती हूँ कि सबको एक अच्छा बिज़नेस नेटवर्क ज़रूर जॉइन करना चाहिए। चाहे वो बीएनआई हो, सर्कल नेटवर्क हो, मास्टरमाइंड हो, जहाँ करिए। मैं थोड़ा-सा आप बताओगे? बीएनआई ये एक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गनाइज्ड बिज़नेस नेटवर्क्स है। 70 कंट्रीज़ में है, मोर देन 70 कंट्रीज़ में है। पूरे वर्ल्ड में 3000 से ज़्यादा लोग इसमें मेंबर्स हैं। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सॉर्टेड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, जो बिलीव करता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स पे। और इनकी नेटवर्किंग्स कैसे होते हैं, वो ऐसे स्पीड नेटवर्किंग इस तरह नहीं होते जहाँ पे आपने कार्ड दिया और फिर आप कल चले गए और भूल गए। जहाँ पे आप कार्ड देते हो और बोलते हो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे बिज़नेस दो। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बीएनआई थोड़ा-सा हट के है। बीएनआई क्या बताता है कि अब वो गिव अस गेन फिलॉसफी पे चलता है, कि आप किसी को धंधा दोगे तो आपको वापस मिलेगा। जैसे इन जनरल भी हम बचपन से सीखते हैं ना, तुम कुछ करो तो वो वापस अच्छा होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे वो होता, और मैं तो ऑलरेडी 8 साल हो गए मेरे को बीएनआई में। और मैं लाइव एग्जांपल हूँ, और मैं एब्सोल्युटली बिलीव करती हूँ उस कॉन्सेप्ट पे, आफ्टर हाउ इट हैड टर्न्ड माय लाइफ इन माय बिज़नेस। तो व्हेन आई स्टार्टेड, और जब मैं बीएनआई जॉइन किया तब मैं एक अकेली थी अपने बिज़नेस में, मैं और मेरे हस्बैंड। और एंड आज 8 साल हो गए बीएनआई के, एंड लाइक आई टोल्ड यू द वे वी हैव एक्सपैंडेड, इसमें बीएनआई का बहुत बड़ा You हिस्सा are है। also part of now a member panel. हाँ, सो आई एम आल्सो अ लॉन्च डायरेक्टर। तो अब मैं चैप्टर्स लॉन्च करती हूँ, तो इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक, कि भाई मेरे साथ जो अच्छा हुआ या मुझे जो मिला, अभी वो स्ट्रेंथ मैं दूसरों को भी दूँ। क्योंकि नेटवर्क की वैल्यू आपको तब पता चलती है जब आप ऐसे कंट्री में होते हो जहाँ पे आपके पास फैमिलीज़ नहीं है आपको पुल अप करने के लिए, नेबर्स नहीं है, स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, कॉलेज फ्रेंड नहीं है। हर इंसान दुबई अकेला ही लैंड होता है। तो उसके पास आस-पास हज़ार लोग नहीं होते हैं ज्ञान देने के लिए, या हज़ार लोग नहीं होते एडवाइस देने के लिए, या मुसीबत में हेल्प करने के लिए। तो स्पेशली ना, ऐसे तो हर जगह चाहिए आपको नेटवर्क, बट स्पेशली इन एक्सपैट सिटी लाइक दिस, यू नीड अ नेटवर्क टू ग्रो। यू नीड अ नेटवर्क टू सपोर्ट, यू नीड अ नेटवर्क टू रिलाई ऑन। आई थिंक हम भी जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपसे इट वाज कॉफी विद सीईओज। यस, वहाँ पे मेरा मिलना हुआ था। आई रिमेंबर व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई फील लाइक ओ माय गॉड सो मच एनर्जी दिस लेडी हैज। थैंक यू। So that was very nice, and after that we have connected now. And now today we are doing podcast. Yeah, thank you so much for inviting me. And like I said, like I like happy people. जैसे मैंने आपसे पर्पस पूछा आपका, मैं अपना पर्पस जब देखती हूँ ना, तो बहुत ढूँढने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आई थिंक मेरा पर्पस है खुश रहना, और अपने चारों तरफ लोगों को खुश रखना। ऑब्वियसली अब खुश रखने के चक्कर में आपको
उतना स्ट्रांग भी होना पड़ेगा कि आप उनको खुश रख सको। अगर उनको आपको खुश रखना है तो मैं अपने वाइब से, मैं अपने स्माइल से, मैं अपने बिहेवियर से और मैं अपने पैसों से हर तरीके से कैपेबल रहूँ कि मैं अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ या उनको खुश रख सकूँ। मेरी फैमिली हो या मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे नेबर्स हो, मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो, जो भी मेरे दायरे में आए, तो मैं इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि मैं जितना हो सके मैं कंट्रीब्यूट करूँ उनके हैप्पीनेस में। तो आई थिंक ये मेरे लाइफ का पर्पस है। Think you are doing that job. I mean, very well. I had seen like the group you have created, the people around you, and the nature of helping people. That's what I have seen in you. We haven't met with so much, but as I have seen you, like you're doing, you keep helping the clients you have. It's not about only your job, part of job, but the other sector as well. If they need some help, and you always like ready. Okay, I'm here. I can do this. Maybe I can connect you with someone. जब बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक कोच मिला था मुझे और उसने ना एक शायद कोई टेस्ट होता है, मैं उस टेस्ट का नाम भूल रही हूँ, जिसमें वो टेस्ट करके बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप बिज़नेस के लिए कितना सही हो। तो उसने उस टेस्ट में आया कि मेरा ईक्यू बहुत हाई है। तो वो बोला कि भई इतने हाई ईक्यू को लेके तुम कैसे बिज़नेस करोगे? तुम बिज़नेस के लिए नहीं बनी हो, तुमको वॉलंटियर करना चाहिए, कोई सोशल सर्विस में जाना चाहिए, टीचिंग प्रोफेशंस में जाना चाहिए बिकॉज़ योर ईक्यू इज़ वेरी हाई। ये बिज़नेस में नहीं चलता। एक पहला डिमोटिवेशन हो गया, ठीक है? कि अच्छा ये मेरी पर्सनैलिटी सही नहीं है और वो एक इनिशियल स्टेज होता है, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो। फिर जब ड्यूरिंग बिज़नेस बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे जैसे हम ऑब्वियसली हमारी आदत है, हम मुसीबत से आए हैं, तो हमें जब कोई दिखता है मुसीबत में, हम बहुत आउट ऑफ द वे जाते हैं हेल्प करने के लिए। और उसके बाद जब वो कोई इंसान आपके साथ कुछ बुरा करता है, तो फिर आपको छोटे-छोटे सेटबैक्स होते हैं। अच्छा क्या मैंने ये क्या गलत तरीका है? बहुत सारे लोग ये सही नहीं है, आपको इतने इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए, आपको काइंड नहीं होना चाहिए, आपको असर्टिव होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए। ये बहुत सारे वॉइसेस एक टाइम पे ना आपके दिमाग में मेरे घूमने लगे कि शायद मुझे अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की ज़रूरत है, शायद ये सही नहीं है बिज़नेस के लिए। मे बी बिज़नेस डिमांड्स अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। बट देन lot of things that I analyzed. When I analyzed the results that I have got because of my personality. और मेरे कोच ने फिर एक दूसरे कोच ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, वो बिच्छू वाली कि एक बिच्छू रास्ता क्रॉस कर रहा था और वो बंदा आया गाड़ी चला के तो उस ताकि बिच्छू को चोट ना लगे तो वो सारी बिच्छुओं को उठा के साइड कर रहा था और जितनी बार वो साइड कर रहा था वो बिच्छू उसको काट रहा था। तो उसकी माँ बोलती है कि भाई तुमको वो काट रहा है तुम क्यों उसको हटा रहे हो? तो बोले कि वो बिच्छू जब अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा उसका उसका कैरेक्टर है काटना, तो मैं ह्यूमन हूँ मेरा कैरेक्टर है बचाना तो मैं अपनी कैरेक्टर कैसे छोड़ दूँ? तो मुझे लगता है हमें अपने पर्सनैलिटी को स्टिक करना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल जैसे भी शेप अप हुआ है मेरा पर्सनैलिटी, तो आई थिंक ऑल द वुमेन उनके अंदर ये जो एक सॉफ्ट कोशंट होता है और बहुत बार उनको ऐसे वॉइसेस आते हैं कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को बदल देना चाहिए। इट इज़ ओके टू इम्प्रूवाइज़, इट इज़ ओके टू लर्न, बट आई थिंक इमोशंस और काइंडनेस हमेशा आपको गिव बैक करेंगे। अगर ये आपके लाइफ में है, आप हमेशा कंटेंट रहोगे, आपके लाइफ में ऑटोमैटिकली हैप्पीनेस वापस आता है। Yes, वो you feel like okay, whatever I'm doing, I'm satisfied with it. आई नो मुझे मुझे सचमुच मुझे कभी-कभी लगता है चीज़ें वो छोटी-छोटी चीज़ों पे अब मैं दुखी होना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बड़े-बड़े गिफ्ट सरप्राइज़िंगली आ जाते हैं मेरे पास ना कि अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे आ गया? तो मुझे लगता है कि दैट्स द रिजल्ट ऑफ व्हेन यू डू गुड कर्मा और एट लीस्ट यू हैव इंटेंशन ऑफ डूइंग गुड कर्मा नो, यू डू गेट बैक। Yeah, true, perfectly. So, any message you wants to give out the females, like one line that okay, this is my mantra. हाँ, आई थिंक lot of messages are there, but I think something that is coming up in my mind now is all the women entrepreneurs, especially when we are talking about entrepreneurship or um, if you are an employee anywhere, make sure that you give loyalty to your boss. This is the most expected thing from you. If you are an employer, make sure that you give respect to your employees. If you're doing these two things right, sorry, if you're doing these two things right, I think your growth is unbeatable. You will grow like anything. So I don't want to give any feminist advice, but this is a generic advice. But I think this has worked in my life. And when I was an employee, I knew one thing कि मुझे कोई स्किल मेरे में बहुत ज़्यादा हो या ना हो,
But I was giving my loyalty to my companies, to my brands, to my bosses और उसके वजह से I without any much hi-fi degrees or without any much skills, still I saw a good growth in my life because my loyalty was always appreciated. लोगों को शॉर्ट टर्म लॉसेस दिखते हैं बिकॉज़ ऑफ लॉयल्टी होता है आज क्या क्यों लॉयल हो बट लॉयल्टी गिव्स यू लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स सिमिलरली व्हेन आई बिकम एन एम्प्लॉयर एंड नाउ इट्स माय then it's my responsibility to give respect to people who are joining me as a team to work for me or work with me because this is the least that I can do for them. And no matter whether how skilled they are, how better they are performing, not performing, whether they choose to be with me, whether they choose not to be with me, I have seen here if I am giving respect, if I'm capable of doing this, my journey as an employer will be smooth and hassle free. So I think the game is of loyalty and respect. Okay. Now, apart from this entrepreneur business talks, Yeah. what is Rupa Jha like? What she likes to do in our personal time? Personal time, I love to spend time with my kid. He's 7 years old. His name is Adyan. बहुत ही फ़नी है। तो मेरे को उसके साथ खेलना पसंद है। आई एम अ बिग कोरियन ड्रामा फ़ैन, तो मैं बिंज वॉच करती हूँ। कोई भी के ड्रामा का नाम ले लो, मेरे को उसकी पूरी स्टोरी पता है और फिर मैं वो स्टोरी खुद देख के फिर मैं 10 लोगों को सुनाती हूँ और उनके अंदर भी के ड्रामा का कीड़ा डालती हूँ। तो मुझे ऐसे इन सब इन्फेक्शन फैलाना पसंद है के ड्रामा का। सो येस बिकॉज़ आई लाइक स्टोरीज़ और उनकी स्टोरीज़ में बहुत इमोशंस होते हैं। और तो शायद ये रीज़न और बहुत अलग-अलग टॉपिक्स लेके आते हैं वो। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं डायरेक्टर बनूँगी एक दिन। के तो मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें लिखती रहती हूँ। मुझे अभी भी याद है सुभाष घई का इंस्टीट्यूट ऑफ व्हिstling वुड्स, उसका ब्रोशर मैं अपने तकिए के नीचे छुपा के सोती थी, कि मुझे इतने पैसे तो नहीं कि मैं पढ़ सकूँ वो कोर्स बट ये मेरा एक हिडन डिज़ायर था। तो आज भी मुझे ना अच्छी स्टोरीज़ होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई लाइक दैट और उसके अलावा ऐसे मुझे इंस्टाग्राम करना या वीडियोस बनाना, पोएट्रीज़ लिखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। आई थिंक दिस इज़ ऑल व्हाट आई डू। बट येस न्यू आइडियाज़ सोचना वो एक ऐसा कीड़ा जो मैं अपने अंदर से निकाल नहीं पाती। हर थोड़ी देर बाद मुझे अंदर आता है एक नया आइडिया आया, एक नया बिज़नेस आया या इसको मैं ये आइडिया दे दूँ या उसको वो आइडिया दे दूँ, तो ये एक समथिंग जो नेचुरली आता रहता है अंदर से। Okay. Like, what is the most you like in terms living in Dubai? Okay. In Dubai, definitely the first foremost, I will say safety because it's so safe. So we can, uh, you know, play on our front foot or we can do everything that we want. So definitely, I enjoy safety. Second thing, definitely the spirit of celebration. So whether it is in our office, whether the country, the way they have tolerance towards different religions, different nationalities, different personalities, the way Dubai accepts and Everything. yeah, or the way they celebrates everyone, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. This because even I like being happy, I like celebrations. दुबई का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आपको यहाँ यू फील लाइक अ होम. आई मीन एज एन इंडियन बीइंग इन दुबई, ऐसा नहीं कि यू फील लाइक यू लॉस्ट योर कल्चर, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के सेलिब्रेशन होगी, आपको हर तरह की कम्युनिटी मिल जाएंगी कि दे ऑल सेलिब्रेट. And if you see in दुबई जैसे रमदान जब होता है यू विल भाई मेरे ऑफिस में चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है सब फास्ट करते हैं सब इफ्तार कर रहे हैं चाहे वो कोई भी नेशनलिटीज के हैं दुबई में जब रमदान सेलिब्रेट होता है तो पूरी दुनिया रमदान सेलिब्रेट करती है दुबई जब दिवाली सेलिब्रेट करता है तो जैसे पूरी दुनिया दिवाली सेलिब्रेट कर रही है जी मतलब मेरे आई थिंक ऐसा मेरी कोई फॉरेनर क्लाइंट्स नहीं है यहाँ पे जिनको दिवाली नहीं पता है कि वो इस तरह से देख रहे हैं दिवाली को सेलिब्रेट होते हुए दुबई में होली इज कमिंग. एग्जैक्टली होली सेलिब्रेट होता तो ऐसे सेलिब्रेट हो क्रिसमस सेलिब्रेट होता तो ऐसे सेलिब्रेट होता है तो मुझे लगता है दुबई इज सेलिब्रेट्स पीपल दुबई सेलिब्रेट्स ह्यूमैनिटी दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वन थिंग विच इज मिसिंग इन मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे शायद बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं बट ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी जो है इसकी वजह से लोग फिर वहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो आई थिंक एट द मोमेंट दुनिया में शायद और चीज़ें कहीं और मिल जाए बट एक चीज़ जो दुबई में अथाह मिलती है वो है ह्यूमन लव यस. एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ भी सारी नेशनलिटी जो एक साथ मिलकर रहती है यहाँ पर, एंड वो भी रिस्पेक्टफुली. इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अदर कल्चर एंड दे डिडंट रिस्पेक्ट इट. सब एवरीवन.
is very nice in और जो Dubai. तीसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आई एम रियली अ फैन ऑफ इनोवेशन। Yeah. द वे दुबई इनोवेट्स एंड चेंजेस। मुझे खुद भी कोई भी एक चीज़ बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती। मुझे हमेशा लगता है इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या इनोवेट कर सकते हैं। बट दुबई जो करता है वो नेक्स्ट लेवल है। वो So, यू नो दुबई शेख मोहम्मद जो हैं उनकी मैंने बुक पढ़ी थी। तो उनका कहना था कि यार बी द फर्स्ट इन एवरीथिंग। फॉर द बेस्ट। या बेस्ट एंड फर्स्ट राइट, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं कि कोई और करेगा फिर आप करोगे, डू इट। और इट्स ओके अगर आप फेल हो रहा है, ऐसा नहीं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वी आर नॉट फेल, बट वट एवर वी हैव डेड इज बेस्ट एंड फर्स्ट, and एग्जैक्टली then the other countries are following that things. एग्जैक्टली। तो इसमें एक और चीज़ दिखती है कि दुबई की कोलैबोरेटिव स्पिरिट। Yes. जैसे दुबई के अंदर एक गोल होता है, उनको पता है कि अगर हमें कोई चीज़ बेस्ट करना है या फर्स्ट करना है, तो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये सबको कोलैबोरेट कर लेते हैं। Yeah. चाहे इंजीनियर कहीं से आ गया, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, ये कहीं से आ गया, लेबर कहीं से आ गया। तो दे दुबई नोज़ हाउ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड गिव देम समथिंग ग्रेट। तो ये एग्ज़ाम्पल और मैसेज है पूरी दुनिया को कि इफ यू आर स्टिल नॉट बिलीविंग इन कोलैबोरेशन, इफ यू आर स्टिल इन द बबल ऑफ कि मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ही मैं हूँ, तो वो भूल जाओ। दुबई ने बोला कि हम बेस्ट तो हैं, बट हम सबको लेके चलते हैं। हम सब जब सबको सारे टैलेंट्स को मिला दो ना तो कुछ बेस्ट ही निकलता है, या फर्स्ट या बेस्ट ही होता है। तो ये कोलैबोरेटिव स्पिरिट दुबई की मुझे बहुत अच्छी लगती है। Thank you so much, Rupa. It Yeah. was really nice talking to you. I think पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। Very true. And I think ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ऑडियंस सबसे ज़्यादा दुबई में जो लोगों को रहता है ना कि कंपनी सेटअप कैसे करना है, बिजनेस कैसे सेटअप करना है। सो नाउ यू हैव Miss Rupa from Black Swan who can guide you about if you want to set up a business, if you want to open a company here in any field. आज मैं सुबह गाड़ी चला के आ रही थी और मैंने एक गाना सुना और मुझे लगा कि ये बहुत सही। तो आज जैसे हमने प्लानिंग की बात की कि आप कैसे प्लानिंग से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप आओ दुबई और रिस्क लगाओ। तो वो गाना है तदबीर से तकदीर की बिगड़ी हुई तकदीर बना लो, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा लो। सो आई रियली लाइक दिस सॉन्ग एंड आई थिंक दिस इज द समरी ऑफ माय पॉडकास्ट। So thank you so much